हेलो फ्रेंड्स, वार्म वेलकम। और आज हम लेक्चर की शुरुआत करते हैं ये जानने से कि डिजास्टर मैनेजमेंट में अगर गुड प्रैक्टिसेस की जाएं तो हाउ थिंग्स कैन चेंज फॉर एवर। वेलकम one and all to Ansarkari, and I'm Vikas Bhardwaj. And please do like, share, and subscribe our channel so that it is not just videos, it is about recurring thought of learning and understanding which you will have on your mind, not for once but for always. वीडियो देखने के तरीके हैं, काम को समझने के तरीके हैं। ये कोई मूवी की तरह नहीं है। आप बार बार देखिए, रोक के देखिए, रिवाइंड कीजिए, सुनिए ध्यान से हर शब्द को, क्योंकि गॉसिप का कोई भी अंत नहीं होता। हमारे पास गॉसिप नहीं है। सो अर्थक्वेक की जब मैं बात करता हूँ तो इंडिया में एक ही सिटी है जिसको आप रोल मॉडल की तरह पहले देख सकते हैं, और वो है आपका भुज, द सिटी ऑफ भुज। हाँ, आई थिंक आई ऑल्सो हैव कनेक्शन विद भुज बिकॉज आई डिड माई प्राइमरी स्कूलिंग फॉर कपल ऑफ years over there in Bhuj, Kutch. So after 2001, न्यू नॉर्म्स वर इन्फोर्स्ड इन द सिटी। सिटी जो है रबल बन गई थी। कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, कोई मेन रोड बची नहीं थी। तो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग जैसे आज की डेट में आप देखेंगे तो वहां पर परमिट ही नहीं की जाती है। कंस्ट्रक्शन इज वेरी वेल मैनेज्ड। तो अर्थक्वेक ने सब कुछ भुज में 2001 के बाद खत्म कर दिया था। जो कुछ उस भूकंप के बाद से निकल के आया, दैट इज अमेजिंग, दैट इज वेरी वेरी नोटवर्दी, एंड दैट हैज टू बी सीन। कितने, आई थिंक 6.9 रिक्टर स्केल पे जो है डिस्ट्रक्शन हुआ था। इट डिस्ट्रॉयड मोर देन 12 लाख हाउसेस। बट भुज वॉज द वर्स्ट हिट गुजरात की जब हम बात करते हैं, क्योंकि एपी सेंटर उसका पछाऊ, भचाऊ करके एक जगह है। कुछ लैंडमार्क बिल्डिंग्स थी, जैसे कि 9 स्टोरी बिल्डिंग्स वर देयर, वो भी क्रैश हो गई थी। ओवर 38,000 होम्स वर कोलैप्स्ड एंड मोर देन 25 अराउंड 2400 पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स। वेरी ट्रेजिक। लेकिन भुज जो है अभी, जो कि मेजर वन ऑफ द मेजर फॉल्ट लाइंस के ऊपर भुज है, वो तो नहीं आप हटा सकते ना आप रोक सकते, लेकिन आज की डेट में अपने लेसन को उसने बहुत अच्छे से लर्न किया है। नाउ नो कमर्शियल और रेजिडेंशियल स्ट्रक्चर इज टॉलर देन 1 स्टोरी। उसको 7.5 मीटर तक की हाइट दी जाती है, एंड अर्थक्वेक रेजिस्टेंट अकॉर्डिंग टू लोकल डेवलपमेंट रेगुलेशंस। आप कह सकते हैं ऐसा। भुज जैसे आपका होता है गुड़गांव मेट्रोपॉलिटन एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, बृहन मुंबई कॉर्पोरेशन, ऐसे ही वहां पर भी है गुजरात भुज एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, मुझे कहना चाहिए। And the city is going on with a scientific way. More than 70,000 new buildings have been there, residential, commercial. लेकिन सब के सब अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर के हिसाब से आए हैं। टाउन इज स्प्रेड ओवर मोर देन 50 स्क्वायर किलोमीटर, 50 स्क्वायर किलोमीटर से बड़ा टाउन है। साइज भी ऑलमोस्ट 4 बार हो गया है। एंड देन मोस्ट इंपॉर्टेंटली इट हैज स्प्रेड हॉरिजॉन्टली, नॉट वर्टिकली। ओनली वन वन मल्टी स्टोरी स्ट्रक्चर पूरे आपको उसको मिलेगा। वो भी जो है आपका कोई हॉस्पिटल हो सकता है या कोई और मल्टीपर्पज स्ट्रक्चर हो सकता है। सो मॉडल इंस्टीट्यूशंस हैव बीन क्रिएटेड देयर। कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की? बेस आइसोलेशन टेक्नोलॉजी। बेस आइसोलेशन टेक्नोलॉजी के अंदर जो है लीड रबर बेयरिंग्स लगाई जाती हैं और स्ट्रक्चर को नीचे से पहले प्रोटेक्ट किया जाता है, ताकि जब अर्थक्वेक आए तो वो जो है सारे शॉक को एब्जॉर्ब कर सके। तो ये बहुत बड़ी बात है, बेस आइसोलेशन टेक्नोलॉजी। उस टेक्नोलॉजी से वहां पर एक मल्टी स्टोरी हॉस्पिटल बनाया गया। बाकी बिल्डिंग्स की जब हम बात करें तो उसको रेप्लिकेट हर जगह होना चाहिए, बट इट इज वेरी वेरी कॉस्टली बिकॉज इट रेज द कॉस्ट बाई 4 टाइम्स। लेकिन आज की डेट में वहाँ पे एक्सेसिबल रोड्स भी हैं। 2001 में जो रोड्स थी वो भी देवर नाइटमेयर, बिकॉज उनसे आप जो है बहुत जल्दी बहुत अच्छे से राहत नहीं पहुंचा सकते थे। लेकिन आज ऐसा नहीं है। डिस्पाइट ऑल दिस प्लानिंग एंड ऑल दैट, भुज अभी भी वनरेबल है। आ सकता है वहां पर भूकंप आ सकता है, क्योंकि अर्थक्वेक जो है कच्छ, अगर आप रीजन की बात करो तो वहाँ टर्मर्स आते ही रहते हैं बिटवीन 0.5 to 5 ऑन द रिक्टर स्केल। 4 मेजर फॉल्ट्स हैं डिस्ट्रिक्ट में 2006 के बाद जो पता लगाए गए थे। लेकिन उसके बावजूद भी, जैसा मैंने आपसे कहा, कि इवन पॉपुलेशन, इवन ग्रोथ, इवन कमर्शियल एक्टिविटीज, दे हैव नॉट बीन compromised. So this is one of the very good examples that structure have been in place. बट लेकिन ये अफसोस की बात भी है कि भाई कच्छ को पहले जो है टैक्स हॉलीडे का स्टेटस मिला ताकि रीबिल्ड हो सके इंडस्ट्री। उसके बीच में जो है बहुत सारी यूनिट्स भी आई, काफी करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट भी हुआ। लेकिन अब जो है हाइट रिस्ट्रिक्शंस वो चाहते हैं कि रिमूव हो जाए। हाइट रिस्ट्रिक्शन रिमूव होगी तो ये आप बिजनेस बढ़ा पाओगे। एवरी ईयर दे आर रिक्वेस्टिंग द चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात दैट हमें रिबेट मिलनी चाहिए। लेकिन अब पॉइंट ये है कि रिबेट आपको चाहिए, लेकिन उसके बाद लाइफ का क्या होगा?
या लाइफ का कितना वैल्यू आप करते हैं। तो ये एक बात बहुत अधिक सोचने वाली है। जब इतना खतरनाक भूकंप आया था जिसमें से बहुत सारे लोग, आप उस समय बच्चे रहे होगे, दोज हु आर स्टूडेंट हु आर लिसनिंग टू मी, तो यू कैन अंडरस्टैंड दैट। इवन यू कैन गो एंड गूगल, जस्ट गो टू द विकिपीडिया एंड सी कि जो भुज, कच्छ की जो हम बात कर रहे हैं, गुजरात की जो हम बात कर रहे हैं, उस गुजरात के अंदर जो भूकंप आया था, उस भूकंप से आखिर हुआ क्या था। तब आपको शायद मेरी बातों की वैल्यू और ज्यादा समझ में आएगी। तो इस आइडिया के साथ हम शुरू करते हैं the newspaper, so that we pick up and we take up the key element. So on your screen, here we are, सोशल सिक्योरिटी टॉप प्रायोरिटी। तो पहले ये सोचो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए क्या सोशल सिक्योरिटी टॉप प्रायोरिटी है तो कौन सी स्कीम है, सेंट्रल गवर्नमेंट की कौन सी स्कीम है, फूड सब्सिडी की कौन सी स्कीम है, एम्प्लॉयमेंट की कौन सी स्कीम है, सोशल सिक्योरिटी की कौन सी स्कीम है, फॉर एल्डरली पीपल है भी कि नहीं है। तो ये सारी बात अगर आप सोचेंगे तो आपको मेरी बात की वैल्यू ज्यादा समझ में आएगी। तो ये स्टेट, जैसे मैंने पहले भी कहा, राजस्थान गवर्नमेंट इज प्रमोटिंग दिस, बट दैट डजंट मीन अदर स्टेट्स आर नॉट हैविंग इट। सभी स्टेट्स के पास सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं। यूपीएससी आपसे ऐसे नहीं पूछेगी, यूपीएससी आपसे एज पूछेगी, यूपीएससी आपसे पूछेगी कि कितना किलो, अगर अनाज की बात आती है, या फिर आपसे पूछेगी स्टैटिस्टिक्स की बात करेगी। जैसे राजस्थान, सिलिकोसिस। अब सिलिकोसिस हर जगह नहीं होगा, लेकिन एग्जाम में आपको पता होना चाहिए सिलिकोसिस होता क्या है। ये ऑलरेडी पीटी में आ चुका है, अगर गूगल भी करोगे तो आपको पता लग जाएगा। सिलिकोसिस के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है कि सिलिकोसिस बीमारी को कैसे देता है, किस किस यू नो किस मटेरियल पे वर्क करने से सिलिकोसिस हो जाता है, सिलिकॉन की वजह से। तो एस्बेस्टस, एस्बेस्टस यानी सीमेंट की चादरें जो बनती हैं, एस्बेस्टस की चादरें जो बनती हैं, वो भी सिलिकोसिस का एक बहुत बड़ा कारण है। मूविंग फर्दर एंड अंडरस्टैंडिंग, लेट्स सी। तो हमने कल भी बात की थी, मोरबी में जो ब्रिज हुआ, तो उसके लिए क्या बोला गया कि कल्पेबल, कल्पेबल होमिसाइड। आप कल्पेबल होमिसाइड इज अ टर्म जिसमें आप जो है, अगर आप गलती करते हैं तो एक एक क्लॉज लगाया जाता है। तो कल्पेबल होमिसाइड के लिए लोगों को पकड़ा गया, लोगों को, आई मीन टू से दोज हु आर रिस्पॉन्सिबल फ्रॉम द प्राइवेट फर्म साइड। जो प्राइवेट फर्म है जिसको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था ब्रिज को मेंटेन करने के लिए, उनको फिलहाल दे आर अंडर अरेस्ट, उनको पकड़ा गया है। एंड देन गवर्नमेंट इज पुटिंग द कंपनी अंडर स्कैनर, जिसको लेटेस्ट कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। बट डू यू थिंक इट इज ओनली दीज गवर्नमेंट, इट इज ओनली दीज प्राइवेट पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल, या आप सोचते हो कि इसके लिए कोई गवर्नेंस लैब्स भी है, या उसके लिए आप सोचते हो कि मोरबी की जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है वो भी है जिम्मेदारी, या इसके लिए आप सोचते हो गुजरात स्टेट जिम्मेदार है? इसके लिए आखिर जिम्मेदार कौन है? या पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, या ब्यूरोक्रेसी, या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर? आखिर रोल किसका है? तो मोरबी के क्वेश्चंस that we will, already article is there on that, but we will be talking about it. Secondly, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का एक जो केस स्टडी है, अभी ऑलरेडी वी हैव नॉट डिस्कस, बट यू मस्ट हैव रीड इन द न्यूज़ दैट यूटी जो अंडमान एंड निकोबार यूनियन टेरिटरी है, उसके जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, ही हैज बीन फेसिंग एलिगेशंस ऑफ गैंग रेप एंड सेक्सुअल अब्यूज। एंड देन सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि उन्होंने सीसीटीवी के साथ भी छेड़छाड़ की। तो क्वेश्चन ये नहीं उठता कि उन्होंने छेड़छाड़ की या नहीं, क्वेश्चन ये उठता है कि उन्होंने जो भी किया, उन्होंने प्रूफ के साथ नॉट ओनली टेम्परिंग की, बट सबसे बड़ी बात यह है कि भाई he is at such a senior post and he is having all the discretionary powers also, and then most importantly, uh, he must not have abused his position, and that is what is very very difficult to swallow, because रक्षक भक्षक नहीं बनने चाहिए, तो रक्षक यहाँ पर भक्षक बने। इसीलिए बात की जाती है, क्वेश्चन उठता है कि आखिर इतनी डिस्क्रिशनरी पावर क्या एडमिनिस्ट्रेटर को दी जानी चाहिए? ड्यूटी एडमिनिस्ट्रेटर मस्ट हैव सो मच डिस्क्रिशनरी पावर, बिकॉज ये अंडमान निकोबार की बात नहीं है, ये चंडीगढ़ की बात भी होगी। जहां जहां पर पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं होंगे, काउंसिल्स नहीं होंगी, वहां पर ऐसा होना बिल्कुल लाजमी है। ऐसा कहना है पॉलिटिकल लीडर्स का और पॉलिटिकल पार्टीज का। This is very very sad news. This is very shocking also, and that is why everybody wants there must be some system. There must be some, some kind of I should say, if I use a correct word, there must be a kind of a screening mechanism. There must be a kind of accountability. आप अगर चीफ सेक्रेटरी, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कैसे भी कितना भी कुछ भी कर लोगे। दैट इज व्हाट वी हैव विटनेस्ड। सो इन नॉर्थ इंडिया का पहला डेटा सेंटर, फर्स्ट डेटा सेंटर कहाँ आया? ग्रेटर नोएडा में आया। सो द स्टेट इज गोइंग टू बी माई डेटा हब, जिसको आप कह सकते हो योटा D1। ग्रेटर नोएडा में आया, वहां पर जो है 250 मेगावाट की स्टोरेज कैपेसिटी का 20,000 करोड़
की इन्वेस्टमेंट से सब फर्स्ट डेटा सेंटर आया। आप ये दिस इज अ वेरी वेरी ग्रेट अचीवमेंट, दिस इज अ वेरी वेरी ग्रेट बिगनिंग, एंड टारगेट हैज बीन अचीव्ड इन द फर्स्ट ईयर। सो अब उससे क्या होगा, धीरे 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 इंडिया विल बी हैविंग अ ग्रेट कमांड एंड ए ग्रेट कैपेबिलिटी। डेटा सेंटर जो है, डेटा स्टोरेज की कैपेसिटी बढ़ती जाएगी, जो कि 2% थी अभी तक, आप ये लगा लीजिए, जबकि हमारे पास 1.5 बिलियन मोबाइल फोन है, 650 मिलियन इंटरनेट यूजर्स हैं, लेकिन हमारे पास डेटा हम जो है वो नहीं है, हमारे पास कैपेसिटी नहीं है। तो डेटा स्टोरेज की कैपेसिटी हमारी बढ़ती चली जाएगी। वी विल बी लुकिंग नॉट एट अब्रॉड, वी विल बी क्रिएटिंग आवर ओन डेटा स्टोरेज सिस्टम। स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ 23rd फॉर्मेशन। तो 23 साल हो गए छत्तीसगढ़ को बने, यानी छत्तीसगढ़ बना था, उत्तराखंड बना था, झारखंड बना था। तो आपको देखना चाहिए, आपको सोचना चाहिए कि इन 23 सालों में आखिर उन स्टेट्स ने पाया क्या। क्या वो स्टेट्स वाकई ग्रेट बने, क्या वो स्टेट्स वाकई रोल मॉडल हैं, क्या वो स्टेट्स वाकई समझ पाए हैं कि भाई क्या वो वाकई समझ पाए हैं कि व्हाट रियली इट टेक्स टू बिकम अ ग्रेट स्टेट, पॉलिसी मेकिंग, एम्प्लॉयमेंट, सोशल स्कीम्स एंड सो ऑन। If you belong to that state, I would love to hear from you. But then, just by having a national tribal dance festival is not going to talk about the whole state process. But National Tribal Dance Festival definitely is a very very important thing. It is a very very inspiring and very very promoting attitude. But हम यहाँ बात कर रहे हैं स्टेट फॉर्मेशन डे, वो बहुत फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए। सो दैट्स व्हाट आई वांट यू टू नो। अमृत काल के अंदर अगर हम बात करें स्टेट का अमृत काल, तो आखिर हुआ क्या। अब उसके बाद बात करते हैं कि क्या पटेल साहब अगर पहले प्रधानमंत्री होते तो भारत के साथ बहुत सारे इश्यूज नहीं होते। ये एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है, लेकिन प्रीलिम्स में तो ऐसा क्वेश्चन नहीं आ सकता, मेंस में भी ऐसा क्वेश्चन तो नहीं आएगा। ये आ सकता है कि सरदार पटेल के कॉन्ट्रीब्यूशंस। तो शायद आप एक लाइन लिख सकते हो कि भाई अ, सरदार पटेल कुड हैव डन जस्टिस विद कपल ऑफ अदर नॉटी इश्यूज जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और हम आज भी फेस करते हैं। ये बस आप एक बात बोल सकते हैं। कोको बोरोक लैंग्वेज, कोको बोरोक लैंग्वेज या कॉक बोरोक लैंग्वेज कह लो, कोको तो नहीं, कॉक बोरोक लैंग्वेज बोली जाती है त्रिपुरा में, इंडिजिनस लैंग्वेज है। तो वहां पर बात की गई है कि भाई जो वहाँ का जो एयरपोर्ट है, जो त्रिपुरा में एयरपोर्ट है, त्रिपुरा एयरपोर्ट जिसका नाम है महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट, वहां पर अनाउंसमेंट इंडिजिनस कोको कोक बोरक लैंग्वेज में भी दी जानी चाहिए। दिस इज वन ऑफ द डिमांड्स ऑफ द त्रिपुरा इंडिजिनस प्रोग्रेसिव रीजनल अलायंस। तो ये एक अपने आप में अगेन वही डाइवर्सिटी की बात है। आई थिंक यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर विल बी डेफिनेटली कंसिडरिंग इट, बिकॉज इट इज नथिंग टू लूज अबाउट। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहना है कि भाई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को प्रोएक्टिवली फेक न्यूज को फ्लैग करना चाहिए। बात छोटी सी है, लेकिन बात बहुत काम की है। सिर्फ आप इतना ही से निकाल लेंगे और जरूरत पड़ने पे सही जगह डाल देंगे या अपने माइंड में भी रखेंगे तो बहुत बड़ी बात होगी। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, यूपीएससी एग्जामिनेशन, फॉर दैट एनी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन, इज मोर अबाउट ट्रेनिंग माइंड. It is a very very tough task and process, rather than running and reading 24 hours. It's not about running, it is about controlling mind and thinking about it. This is a more difficult process rather than just reading about. अभी भी मैंने आपसे बात की थी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, जो लैक ऑफ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर इज देयर इन यूटीज। तो उसके लिए बात हुई कि भाई यूटी के अंदर भी कोई पॉलिटिकल स्ट्रक्चर होना चाहिए। अगर यूटी में पॉलिटिकल स्ट्रक्चर होगा तो आप लगा लीजिए उससे फायदा होगा, उससे नुकसान नहीं होने वाला। तो अभी हमने पहले बात की थी, अगर यूटी में जैसा ये अपने जो बात हो रही थी अ, अंडमान निकोबार के जो चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ, जो जितेंद्र नारायण जी के खिलाफ जो अभी बात हुई है, सो उनको ऑटोक्रेटिक बताया गया। उनको बताया गया कि हिज वे ऑफ वर्किंग वाज वेरी वेरी यू नो इट वाज फुल ऑफ एपैथी एंड इट वाज फुल ऑफ एरोगेंस। ये बात कहने वाले हैं उनके सीनियर प्राइवेट सेक्रेटरी जो सर्व किया था नारायण के लिए फॉर ऑलमोस्ट 1 ईयर, सीपीआई एम सेक्रेटरी, जो बाद में फुल टाइम पार्टी वर्क में चले गए। तो उनका भी यही कहना है, तो कहना है कि लूट एंड प्लंडर in such a manner must be stopped immediately, and that is why this thing has come up to the top, and it must be addressed immediately. वही प्रधानमंत्री जी की अगर हम बात करते हैं, और हम बात करते हैं आर्टिकल 370 की, तो हम वो हटाए जा चुके हैं मालूम है। आर्टिकल 335A, वो भी मैं चाहूंगा कि आप बेयर कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट खोलो या आप गूगल करो, एक्ट आपको पता होने चाहिए, और आप देखिए कि कैसे हमारे सरदार पटेल साहब का रोल और इम्पोर्टेंट हो सकता था। उन्होंने जो किया वो क्या, उनको क्या वाकई जो उनका रोल है हिस्ट्री में, या जो एग्जामिनेशन पर्पज से हम बात करते हैं, तो क्या वाकई उसको हम जस्टिफाई कर पाते हैं।
बस मैं तो इतना ही कहूंगा, क्योंकि इसके अलावा हम सेपरेटली कभी उसके बारे में बात कर सकते हैं। नो वन कैन रीप द फ्रूट बिफोर प्लांटिंग द ट्री। कोई भी बिना फ्रूट, कोई भी बिना पेड़ लगाए उसके फल की प्राप्ति नहीं कर सकता, चाहे वो एग्जाम हो, चाहे फिर लुला डी सिल्वा जी का चुनाव हो। So the elections of Brazil, they have shown that the win of the left कम सेंट्रिस्ट प्रेसिडेंट इज अ वेरी अमेजिंग थिंग। अभी मैं आपको एक इन्फोग्राफिक पिक्चर भी दिखाऊंगा या इन्फोग्राफिक आर्टिकल शेयर करूंगा, वेयर आई विल बी टॉकिंग अबाउट ऑल द लैटिन अमेरिकन लीडर्स हु आर बेसिकली शोइंग द लेफ्ट पावर एंड दे ऑल हैव बिकम प्रेसिडेंट। तो मोरबी की जो हम बात कर रहे थे, मोरबी का क्वेश्चन अकाउंटेबिलिटी का है। मोरबी का क्वेश्चन है फ्यूचर के लिए हम क्या लेसन्स लेते हैं। इंसिडेंटली जैसे मैंने भुज की बात की, गुजरात की बात की, वो मैन मेड डिजास्टर था। वो मैन मेड डिजास्टर नहीं था, आई एम सो सॉरी, दैट वाज नॉट मैन मेड डिजास्टर, दिस इज मैन मेड डिजास्टर। तो रिलीफ सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं है, फिटनेस सर्टिफिकेट मिला कि नहीं मिला, सेफ्टी सर्टिफिकेट क्यों नहीं देखा गया, ऑफिशियल्स इन मोरबी म्युनिसिपैलिटी कंपनी के ऊपर सारा का सारा कैसे दबाव डाल सकते हैं, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा था, प्राइवेट बॉडी ने कैसे विदाउट फिटनेस सर्टिफिकेट, विदाउट सेफ्टी कैसे ब्रिज को ओपन कर दिया। लेकिन गलती इसमें लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की भी है। क्या लेड आउट प्रोसेस एंड प्रोसीजर था, एंड इट वाज ब्रिज वाज ओपन फॉर लास्ट 3 days बिफोर द कोलैप्स। वो क्या दिखाता है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन वाज नॉट डूइंग इनफ। तो डीजीपी, चाहे फिर वो डीसी, एसपी, क्या हो क्या रहा था। क्या और प्रोजेक्ट्स भी ऐसे हैं पूरे भारत में जिनको अटेंशन चाहिए, या सिर्फ गुजरात में ही ऐसे हैं। तो दैट इज हाउ इट इज द क्वेश्चन। हम सिर्फ उसके होने के बाद बात नहीं कर सकते। तो स्टेट मिनिस्टर्स एंड ऑफिसर्स, उनकी ड्यूटी है, दे हैव द ऑब्लिगेशन, देयरफॉर दे मस्ट प्रोसीड इन अ पॉजिटिव मैनर। इसका मतलब है गवर्नेंस। Governance is an important element of the constitutional framework, and political and bureaucratic class must be accountable। जो रोज हम इतने बड़े बड़े ऐड देखते हैं करोड़ों रुपए के, उन ऐड से जनता का कुछ भला नहीं होने वाला। रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उनकी होनी चाहिए। अकाउंटेबिलिटी विद गवर्नेंस इज रिक्वायर्ड। सो दैट इज व्हाट वी कैन से। क्योंकि बात सिर्फ इनकी नहीं है, एक जमाने में लाल बहादुर शास्त्री भी जी थे जिन्होंने रिजाइन कर दिया था ट्रेन एक्सीडेंट के कारण। एक लेट माधवराव सिंधिया साहब भी थे जिन्होंने रिजाइन कर दिया था प्लेन क्रैश के कारण। So nobody can have double standards. Compensation is not enough. Government takes full responsibility, ये बोलने से काम नहीं होने वाला। The constitution of committee और commission of inquiry, वो भी उससे कुछ नहीं होने वाला। So the point is that it must be taken into account that what is to be done. The difference must be shown on the grassroots level. It needs good governance. That is what we can say. सिमिलरली अगर मैं एक और चर्चा की बात करूं जो हमने पहले की भी थी, कि जीएम मस्टर्ड अगर हम शुरू करें तो उससे हमारा क्या बेनिफिट होने वाला है, उससे आखिर हम क्या फायदा कर पाएंगे जीएम मस्टर्ड की अगर हम बात करते हैं तो आत्मनिर्भर भारत की बात होती है, बात सही है, फूड सफिशिएंसी की बात करते हैं, बात सही है, आंखें बंद करने और सोचने की कोशिश कीजिए। बीटी कॉटन जो हमने रिलीज किया था तब भी इश्यूज आए थे, लेकिन अब क्या होगा, कैपेबल ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होगा, बिल्कुल होगा। प्रोग्रेसिव फार्मिंग डेवलप होगी, बिल्कुल होगी। स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल पार्टनरशिप हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। क्या हमारे करंट चैलेंजेस विच आर देयर बिकॉज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, क्या उनको एड्रेस कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे। सॉइल वाटर बायोडाइवर्सिटी को हम एंगल दे पाएंगे, बिल्कुल दे पाएंगे। सो देयर इज अ नीड टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट, देयर इज नीड टू एंड पॉवर्टी, देयर इज नीड टू एंड हंगर। उसको हम कैसे हैंडल करेंगे, दैट इज द होल पॉइंट, एंड दैट इज व्हाई इट इज रिक्वायर्ड दैट वी शुड टेक अ पॉजिटिव स्टेप। हमने पहले भी बात की थी, आर देयर एनी अदर कंट्रीज इन द वर्ल्ड की जो ये कर रही हैं, हाँ जी कर रही हैं, क्या वो हमसे आगे हैं, हाँ जी वो हमसे आगे हैं। तो हम कैसे आगे आए। यूएस, ब्राजील, अर्जेंटीना, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस, पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड चाइना, वो ग्रो कर रहे हैं। अराउंड द वर्ल्ड देयर आर 200 मिलियन हेक्टेयर्स जेनेटिकली मॉडिफाइड मेज, सोयाबीन, कॉटन, टोमेटो, कैनोला। तो देखिए फिर ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है। इंडिया में भी हम बीटी कॉटन तो उगा ही रहे हैं। तो यानी डेफिसिट इन एडिबल ऑयल जो कि अराउंड 60% है, वो हमें देखना पड़ेगा। 60% में भी आपको देखना पड़ेगा 2 to 2.5 metric ton इज ओनली सोयाबीन ऑयल, एंड देन अबाउट 1.5 कैनोला ऑयल। वो तो ऑलरेडी जीएम है जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, हम तो जीएम ऑयल ऑलरेडी कंज्यूम कर रहे हैं। एंड 1.5 मेट्रिक टन ऑफ जीएम कॉटन ऑयल वो भी डोमेस्टिकली प्रोड्यूस हो रहा है। कंजम्पशन ऑफ रिफाइंड ऑयल डज नॉट अलाउ एनी प्रोटीन टू एंटर द ह्यूमन सिस्टम। कंजम्पशन ऑफ रिफाइंड ऑयल डज नॉट अलाउ एनी प्रोटीन टू एंटर द ह्यूमन सिस्टम, इसलिए कंजम्पशन ऑफ जीएम ऑयल इज कंप्लीटली सेफ।
मस्टर्ड का यील्ड लो है, स्टेगनेटेड है, अराउंड 1260 केजी पर हेक्टेयर। और वर्ल्ड का एवरेज कितना है, लिख लो इन सब चीजों को, समझ लो, अराउंड 2000 केजी पर हेक्टेयर। कैनोला का यील्ड इन इंग्लैंड, इन कनाडा, इन चाइना एंड इन ऑस्ट्रेलिया इज ऑलवेज 3 टाइम देन इंडिया, क्योंकि उनके पास जीएम हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है। मस्टर्ड भी एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑयल सीड क्रॉप है, जो कि इंडिया में अराउंड 7 मिलियन हेक्टेयर लैंड के ऊपर उगाया जाता है। हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश। तो गवर्नमेंट डिसीजन मे बी go in the longer way to help the not only production but also fiscal deficit, but also reducing the use of pesticides. So Department of Agriculture, ICAR, they need to move forward fast. Hybrid DMH11, इसी को हमें किसी भी हालत में आगे बढ़ा देना चाहिए. We have to encourage private public partnership also. I mean to say public private partnership. So there must be a mission, a new GM mustard hybrid mission, ऐसा करके होना चाहिए. Then later on GM मेज, GM सोयाबीन, ऐसे करके हम आगे भी बढ़ सकते हैं. तो अभी ऑस्ट्रेलिया ने रिसेंटली क्या किया, हार्बिसाइड टॉलरेंट GM इंडियन मस्टर्ड उन्होंने वहां रिलीज की, सिमिलर टेक्नोलॉजी, जबकि उन्होंने इंडियन मस्टर्ड ग्रो नहीं कर रहे हैं. तो उनका एम है कि जो ग्रोइंग डिमांड है मस्टर्ड ऑयल का साउथ एशियन कंट्रीज में, उसको पूरा करेंगे, यहाँ वहां उगाएंगे, यहाँ बेचेंगे. So that's how we have also to think. Again, a very important article I am saying from the perspective of political science and international relations, and also from polity, कि पॉलिटिकल करेक्टनेस, यानी जो बात आप सुनना चाहते हैं, यदि मैं वही बात आपको हमेशा कहता हूं तो मैं पॉलिटिकली करेक्ट हूं. बट नेशनल इंटरेस्ट, यानी आपका एक्चुअली में स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट क्या है, अगर मैं वो बात कहता हूं, अगर मैं उसको ऊपर रखता हूं, तो उसके आपको स्ट्रेटेजिक डिविडेंड्स मिलेंगे. जैसे इंडिया को स्ट्रेटेजिक डिविडेंड्स मिल रहे हैं बाय टॉकिंग अबाउट इट्स इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी. पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हैव बीन टॉकिंग अबाउट इंडिया का इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी. देखो इंडिया रशिया से तेल ले गया, अरे भाई तूने भी बात की थी रशिया से तेल लेने की. अभी तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की बात करता है कि भैया कॉन्स्पिरेसी थ्योरी थी मेरे खिलाफ, इसलिए यूएस ने मुझे बाजुआ को बोल के हटवा दिया. लेकिन जब खुद इमरान खान डोनाल्ड ट्रंप से मिलके आए थे, तो ही सेड कि मुझे ऐसा लग रहा है मैं वर्ल्ड कप दोबारा जीत के आया हूं. तो दैट इज पॉलिटिकल करेक्टनेस. लेकिन हमारे लिए पॉलिटिकल करेक्टनेस नहीं है. वी आर पुटिंग आवर स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हायर. तो ये एक एग्जांपल हुआ. यूएई के मिनिस्टर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ही आल्सो प्रेज्ड आवर ऑनरेबल जयशंकर सर, एंड ही सेड that you are handling so many things, you are handling so many things at the same time without offending. तो लेकिन ये ऐसे ही नहीं. US is also not, what I should say, uh, not choosing sides. UAE भी अब बहुत सारे sides choose नहीं कर रहा. It is also talking strategically. क्योंकि बहुत टाइम तक Saudi Arabia and UAE, they have relied on United States. Now they have seen that the US is also talking to Iran for Iran-US nuclear deal. So now they are also looking forward to the different kind of strategic elements. Joe Biden, who has been talking to Saudi Arabian Crown Prince, और उसके ऊपर ह्यूमन राइट्स और बाकी प्रेशर डाला जा रहा है. सो दैट इज वाई when US wanted कि रशियन ऑयल के ऊपर प्रेशर डाला जाए और ओपेक कंट्रीज मस्ट कट डाउन देयर प्रोडक्शन, तो सऊदी अरेबिया ने बोला देखते हैं बॉस, अभी प्रेशर नहीं डालने का. सो अगेन इट इज अ स्ट्रेटेजिक एलिमेंट. One more example is of Russian president who had been praising Indian foreign policy as a you could say independent foreign policy, because Russia is also recognizing new paradigms. And it is also showing that India is getting the confidence to say its own word and to do its own things. But then it was not like this always. Previously, जब भी इंडिया के कश्मीर इशू की बात आती थी, तो कोई ना कुछ उल्टा सीधा बोल देता था. जैसे अभी भी previous some time back only German minister said something. And similarly, Russian foreign minister also said that actually जो रशिया, जो इंडिया चाइना मिसअंडरस्टैंडिंग है, दैट इज नॉट एक्चुअल मिसअंडरस्टैंडिंग, बट इट इज मोर ऑफ ए क्रिएटिंग, इट इज मोर क्रिएटेड by the Western world, because China is not as aggressive as it is shown. China is not as anti-India as it is shown. ये तो वेस्ट का करामात है. Then India went on to say ऐसा नहीं है. India has got an independent foreign policy and own approach to Indo-Pacific.
So the question of West, India is led by West, and West is showcasing the mirror to India how to act and behave. That is wrong. So India Russia relations, maybe India is having its own. India China relations, maybe India is having its own. We are not going by Western manipulation. The friction between the two large Asian neighbors, that is between India and China, it is true, it is there. And it is all because of China. What has China has been doing with Pakistan. So इसीलिए we are not strategically innocent. We are strategically aware. We are not ready to give up our rights. We are not ready to give up our ideas. We are not ready to give up our independent thinking. We are not letting Moscow tell us what to do with Washington, and we are not letting Washington to tell us what to do with Russia, and we are not letting UK to tell us what to do with Europe. So that is for the first time happening in such a great way. We are not limiting our relationship. We are not guided by the sensitivities of others. We are guided by the sensibility of our own thinking. We are acknowledging that we are growing. We are acknowledging that we have a great national and international role to play. We are acknowledging that we are one of the largest defense importers, but not just dependent on Russia. We are also promoting Atmanirbhar Bharat. अभी मैंने कल ही बात की थी C295 की, and lot of other topics I've been talking about, जिसमें आप आराम से ये सारी चीजें फिट कर सकते हैं. चाहे फिर वो कोविड पेंडेमिक हो, चाहे फिर वो वैक्सीन हो, चाहे फिर वो डिफेंस बजट हो, इंडिया इज मूविंग. चाहे फिर वो जॉब्स भी हो. Recently only Prime Minister sir distributed 75,000 certificates to the job owners. Now there is a question of 8 lakh. अभी मैं बात करूंगा उसके बारे में भी. 8 lakh jobs are to be created in different ministries at the lower levels. पर उससे पहले मैं चर्चा करता हूँ इंडियन सोसाइटी की. तो जब हम बात करते हैं जनरल स्टडीज पेपर 1 की सोसाइटी की, जब हम बात करते हैं सोशियोलॉजी की, तो एक मुद्दा सबसे पहले आता है, व्हाट आर वुमेन राइट्स, व्हाट आर वुमेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज, व्हाट इज द रोल ऑफ वुमेन एजुकेशन इन सोसाइटी. शादी करने के बाद ये बोला जाता है काम तो करेगी, हमें काम करने वाली चाहिए, हमें काम करने वाली चाहिए. तो फीमेल्स आर मेंट फॉर व्हाट? दे आर मेंट फॉर डबल इंजन है, डबल इंजन वर्क. डबल इंजन सरकार नहीं, डबल इंजन वर्क. कि पढ़ोगे लिखोगे और काम भी करोगे, स्पेशली आफ्टर मैरिज. बिकॉज वी आर टॉकिंग इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस केस में. जब एक फीमेल बोलती है कोर्ट को कि भाई मैंने ये सोच के बयान नहीं किया था कि मुझे जो है लाइफ टाइम हाउस होल्ड वर्क करना पड़ेगा, तो कोर्ट कहता है ये आपको शादी के टाइम सोचना चाहिए था. आपको क्लियर कर देना चाहिए था आप घर का काम करोगे या नहीं करोगे, कि इट कम्स इनहेरेंटली विद दैट. कहाँ से फिर बात आती है वुमेन एम्पावरमेंट की, कहाँ से बात आती है वुमेन के इंडिपेंडेंस की? जब बात आती है कि हाउस होल्ड वर्क इज जेंडर्ड, यानी वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के साथ जुड़ा हुआ है. अगर आप फीमेल हो देन हाउस होल्ड वर्क इज योर ड्यूटी, अनपेड, अनरिकॉग्नाइज्ड. It will be linked with shame, it will be linked with humiliation, it will be linked with your self esteem, it will be linked with your identity. And that is not question of one house, that is question of everywhere. सो द ड्रीम ऑफ अ वुमन, द ड्रीम ऑफ अ गर्ल. कल हमने चर्चा की थी एक आईपीएस ऑफिसर से, हमने वो भी सोसाइटी के एंगल से ही था कि कैसे रेप जैसे हीनियस क्राइम को आप ट्विस्ट कर सकते हैं. व्हेन यू आर यू नो इन अ डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, व्हेन यू आर हैविंग अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, स्टिल यू क्लेम कि मेरे साथ तो गलत हो गया. लेकिन यहाँ तो वाकई गलत की बात कर रही है, गलत की बात हो रही है. तो वुमेन का डोमेस्टिक वर्क, डोमेस्टिक लेबर को ना तो रिकॉग्निशन है और करना भी उसी को पड़ेगा. सो दैट मीन्स सोशलाइजेशन टू वर्क इन देयर नेटल होम्स, एंड देन it increases disproportionately when they when after marriage they go there and they have to work and work without any break. खाना तीनों समय बनेगा, उसको को ही बनाना पड़ेगा. So that has been the study done by Vikalp, study done by TIS, Tata Institute of Social Sciences. Labor starts immediately after work. Non-stop work, no sick leave, no lack of space, no space for self.
So who is a bad wife? Who sleeps in the afternoon, does not do housework. She is called lazy. And there are many like those. Who are socially rewarded? Those who don't question. So that is how it is. So bahus, daughter-in-laws, for them, and even for sisters, daughters, everyone, this comes up. So this is a kind of a, socialization. So Bombay High Court statement was there that uh, you know it uphold this kind of shaming of women for refusing to submit to demands of household work and care work and wanted to take charge of their own labor. Then Justice Vibhag Kankanwadi and Justice Rajesh P. Patel, it quashed the domestic violence complaint from women. जब कहा गया कि कंप्लेन थी कि that she has been treated like a maid by her husband and her and in-laws 1 month into her marriage. तो बेंच ने कहा कि मैरिड लेडी से कि आपको घर का काम करना चाहिए डेफिनेटली फॉर द पर्पस ऑफ द फैमिली एंड नॉट लाइक ए मेड सर्वेंट. अगर आपको नहीं करना था तो आपको शादी से पहले सोचना था या शादी के समय सोचना था या शादी से बाहर निकल लीजिए. लेकिन वही जो क्वेश्चन मैंने पहले उठाया, व्हाई डोमेस्टिक लेबर इज इंट्रिंसिक टू द लॉजिक ऑफ मैरिज एंड मेड सर्वेंट जैसे शब्द को यहाँ क्यों लेके आया जाए? फंडामेंटली अनइक्वल डिवीजन ऑफ लेबर को आप प्रमोट कर रहे हैं. दैट्स व्हाई आई सेड कि जेंडर टास्क है, इनविजिबल है, अनएक्नॉलेज है, आपको ही करना पड़ेगा, अंडर वैल्यूड है, एंड इट इज डैमेजिंग टू द फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ of the woman, and it is having long consequences. So let's think for solutions in this direction. This I just thought I would discuss with you so that you understand how to move forward. सेकेंडली, अभी थोड़े टाइम पहले सुप्रीम कोर्ट ने, ये भी एक सी सेट के कॉम्प्रिहेंशन की तरह है, आप हर आर्टिकल को कॉम्प्रिहेंशन की तरह पढ़िए, पूरे आर्टिकल को खुद पढ़िए, टाइम लगाइए, पढ़िए, फिर मेरी बात को समझिए. ये नहीं कि मैंने बताया और आपने उसका जिस्ट लिख लिया, उससे आपका बहुत खास भला नहीं होने वाला. वैसे भला तो आपको हो ही रहा है, आपके लालच पे डिपेंड करता है आप कितना भला करना अपना चाहते हैं. जब हम बात करते हैं यूएपीए की, यूआपा, यूएपीए की जब हम बात करते हैं, जिसके अंदर बेलेबल भी ऑफेंसेस नहीं है, जो कि बहुत ज्यादा एक खतरनाक तरीके से एक्ट करने की बात करता है, तो उसके अंदर भी जो प्रोविजंस हैं, प्रोसिक्यूशन के लिए परमिशन लेनी पड़ती है गवर्नमेंट की चार्जशीट फाइल करने से पहले. तो बातें उसमें दो आ जाती हैं यूएपीए में. यूएपीए में जो सैंक्शनिंग होती है, एक सैंक्शनिंग होगी पब्लिक सर्वेंट की, वो डिफरेंट टाइप से होगी. लॉ जो है पब्लिक सर्वेंट को उनके एक्शंस के लिए प्रोटेक्ट करता है जब वो ऑफिशियल ड्यूटीज को डिस्चार्ज करते हैं. दूसरी लेकिन बात होगी आम आदमी की, लेकिन आम आदमी को सेम डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन नहीं मिलती, क्योंकि यूएपीए में आपको तभी डाला जाता है, यूआपा में नॉन लॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट में आप तभी पकड़े जाओगे जब आप बहुत सीनियस हीनियस क्राइम कर रहे हो, जैसे टेररिज्म. लेकिन अगर प्रोसीजरल मिस्टेक हुई है, टेक्निकल मिस्टेक है, तो क्या आपको सजा नहीं मिलनी चाहिए? क्या आपके साथ जस्टिस नहीं होना चाहिए? दैट इज व्हाट सुप्रीम कोर्ट आस्क्ड व्हेन द हाई कोर्ट हैज एक्विटेड साई बाबा. सुप्रीम कोर्ट सेड दैट अगर हिस्ट्री में कोई ऐसा क्रिमिनल लॉ में आप मुझे एग्जांपल बता दीजिए जो कन्विक्शन हो चुका हो डिटेल ट्रायल के बाद और वो साइड में रख दिया जाए टेक्निकल इश्यू के कारण, स्पेशली इन केस ऑफ यूएपीए ऑफेंस. कोई ऐसा एग्जांपल नहीं है, तो इट वाज टेक्निकल फॉल्ट, मेयरली ए टेक्निकलिटी. इसीलिए सुप्रीम कोर्ट एक्टेड इन अ स्मार्ट वे. नेक्स्ट डे हियरिंग वाज देयर एंड दैट्स हाउ इट केम टू द जजमेंट. सो द क्वेश्चन इज नॉट अबाउट एक्विटल. he was कि पहले एक्विट हो गए थे, इट वाज ही वाज नॉट एक्विटेड, he was actually, it was a technical thing, procedural thing. Charges against Sai Baba and others are not only just having membership of the of Naxalism or Naxalites, but they have been promoting and supporting activities of terrorism against against the state. तो बहुत अच्छी लाइन है यहाँ पर कि कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर जो भी हमें मनाना है देश में, उसके लिए सोशल कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, एंड सोशल कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर्स मोनोपोलाइजेशन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर in criminal procedure in criminal prosecution by the state. A country which fails to maintain law and order and efficient criminal prosecution, it will be doing injustice not only to citizens but to also future citizens also, or and it is also breaching sovereign constitutional promise. तो कितने भारी भारी वर्ड्स है ये, क्वेश्चन में आ जाएंगे, आंसर में आपको सिंपल लिखना पड़ेगा.
So that is why we must pick up especially those topics, those thoughts, those areas जहां पर आपको डिफिकल्ट लगे. So as I told you, मोरबी के केस में देखिए आप, MOS होम, DGP, डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, उनका भी क्वेश्चन है. देन पॉलिटिशियंस आर आस्किंग वेयर वाज द DM, वेयर वाज द पुलिस, वेयर वाज द CMO, हाउ डिड द ब्रिज ओपन विदाउट a fitness certificate, was it an act of God or act of fraud. So this is how it is. This is the suspension bridge. झूलतो पुल. मतलब 15 लोग होने चाहिए. ब्रिटिश टाइम में ओनली 15 पीपल वर अलाउड टू क्रॉस द ब्रिज एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, और अब आप 400 पीपल चढ़ा दोगे. दैट इज हाउ द क्वेश्चन इज. 1887 ब्रिज वाज बिल्ट. 1887 सोचिए आप, 2 years आफ्टर द कमिंग ऑफ कांग्रेस, 15 पीपल वर अलाउड. अब देखिए अब क्या हुआ है. दिस इज हाउ इट इज. सस्पेंशन ब्रिज, ये देखिए, देयर इज हाउ सस्पेंशन ब्रिज. सस्पेंशन ब्रिज से पहले आप जान लीजिए और भी बहुत तरह के ब्रिज होते हैं, आपको पता होना चाहिए. आर्च ब्रिजेस, बीम ब्रिजेस, कैंटिलीवर ब्रिजेस, ट्रस ब्रिजेस एंड टाइड आर्च ब्रिजेस. तो सब टाइप के ब्रिजेस आपको कम से कम शक्ल देख के नाम पता होना चाहिए. बीम ब्रिजेस जो है सबसे सिंपल होते हैं, बीम बने होते हैं, और वो एक ओल्डेस्ट टाइप के ब्रिज होते हैं. सस्पेंशन ब्रिजेस लेकिन सबसे इंड्यूरिंग होते हैं. जब 1532 व्हेन पोर्तुगीज एंटर्ड, स्पेनिश, यानी जो जो आपका ये पेरू में जब उन्होंने किया था, नॉट पोर्तुगीज आई शुड से, स्पेनिश पीपल, जब उन्होंने पेरू पे अटैक किया था, मायाज एंड इनका सिविलाइजेशन की जब हम बात करते हैं, देन दे फाउंड लॉन्ग सस्पेंशन ब्रिजेस ओवर डीप माउंटेन्स. पहले जमाने में इंसान ने घास के ट्विग्स को मोड़ मोड़ के, यू नो, वो सस्पेंशन ब्रिज बनाए थे. मेघालय में तो हम अभी भी बात करते हैं ब्रिजेस ऑफ रूट्स की. तो बीम ब्रिजेस होते हैं, कैंटिलीवर ब्रिजेस होते हैं, ट्रस ब्रिजेस होते हैं, टाइड आर्च ब्रिजेस होते हैं. बीम ब्रिजेस सबसे सिंपल होते हैं, जैसे मैंने आपसे बताया. जबकि सस्पेंशन ब्रिजेस में क्या होता है, इट इज सपोर्टिंग केबल्स. केबल्स आर रनिंग हॉरिजॉन्टली बिटवीन द टू फार फ्लंग एंकरेज टावर्स. देखिए दो टावर्स यू कैन सी ऑन द स्क्रीन ऑल्सो. एक पे टावर लिखा है और टावर के नीचे कंप्रेशन देखिए. दिस इज हाउ द कंप्रेशन इज. ये डेड वुड है, और जो लोग खड़े होंगे वो हो गया आपका लाइव वुड. सस्पेंशन केबल देखिए, ये है ब्रिज का डेक. सो द क्वेश्चन इज बेसिक स्ट्रक्चर जो इसका है, इट इज टू और मोर सस्पेंशन केबल्स, टावर्स और एंकरेज फॉर केबल्स एट द आइदर एंड. दोनों साइड होते हैं. द मेन केबल्स आर सस्पेंडेड बिटवीन द टावर्स, और जो कनेक्टेड होती है एंकरेज या फिर ब्रिज से वो कनेक्टेड होती हैं. द वर्टिकल जो सस्पेंडर्स हैं, वो ये वर्टिकल सस्पेंडर्स हैं, दे कैरी द वेट ऑफ द डेक एंड कम्यूटर्स लोड इन इट. ये आपका लोड लेके चलेंगे, इससे टेंशन क्रिएट होता है. फिजिक्स कॉन्सेप्ट की हम बात कर रहे हैं. ये सारी की सारी बैलेंसिंग इज ओनली हैपनिंग बिटवीन द टू रूल्स. वन, वेट रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए किसी भी टाइम पे. टू, बिकॉज द टेक इज हैंगिंग इन द एयर. जो वर्टिकल केबल्स हैं जो हैं, वो जो है आपकी सपोर्ट दोनों साइड से ठीक से होना चाहिए, क्योंकि लोड बियरिंग मेंबर्स जो हैं वो मेन सस्पेंडिंग केबल्स ही हैं, और उन्हीं पर सारा का सारा लोड आता है. सो इसीलिए बकलिंग, यानी कि वो इतना ज्यादा खिंचाव या इतना ज्यादा तनाव नहीं आना चाहिए कि वो टूट ही जाए. तो हुआ क्या होगा, स्वेइंग और हैवी वेट के कारण व्हाट हैज बीन फाउंड, बिकॉज द केबल्स वर नॉट फाउंड वीक और कॉरोडेड, केबल बिल्कुल सही थी. तो व्हाट मे बी पॉसिबल इज दैट स्ट्रक्चर, बिकॉज स्ट्रक्चर को बहुत धीरे से हैंग करके कोलैप्स करना चाहिए था, ऐसा नहीं हुआ. स्ट्रक्चर सडनली कोलैप्स्ड, क्योंकि जो सस्पेंशन केबल्स हैं वो वीक या कोरोडेड हो सकती हैं, बस यही हो सकता है. सो डिटेल्ड एग्जामिनेशन इज बीइंग गोइंग ऑन, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली इट इज टू बी सीन कि जो दोनों टावर्स हैं दे वर अनअफेक्टेड. वर्टिकल केबल्स जो होल्ड की हुई हैं वो भी अपनी जगह पर हैं. तो हुआ क्या होगा, कनेक्शंस जो हैं वर्टिकल केबल को जिन्होंने सिक्योर किया, एक एंड के ब्रिज के ऊपर हो सकता है कि वो टूट गई हो. तो इसलिए जो वर्टिकल सपोर्ट है, जॉब ऑफ द वर्टिकल केबल्स, वो वेट को ट्रांसफर करता है डेक के ऊपर, और उसके बाद जो ट्विन सस्पेंशन केबल्स हैं वो जो हॉरिजेंटली रन कर रही हैं उनके साथ वो डिवाइड हो जाता है. वो टेंशन टावर तक पहुंचाती हैं, यानी टावर तक लोड को ट्रांसफर किया और वो नीचे ट्रांसफर हो गया. दैट इज एंकरेज, इट इज हेयर. वर्टिकल केबल स्नैक हो गई एक तरफ की, ऐसा लगता है.
इसीलिए ब्रिज का एक पार्ट सीधा नीचे चला गया। इट इज ऑल्सो बीन सेड कि जो ब्रिज था उसका जो पार्ट रिप्लेस किया गया ओल्ड वुडन को एल्युमिनियम से चेंज किया गया। सो डज इट does it or maybe is it the reason for structure of the bridge to lose its weight balance? This is to be just identified. सो मैंने आपसे कहा था हम बात करेंगे, तो देखिए मैप देखिए सेंट्रल एंड लैटिन अमेरिका का। यू मस्ट चेक आउट योर एटलस एंड प्लीज यू मस्ट नो ऑल द इंपॉर्टेंट सिटीज, ऑल द इंपॉर्टेंट रिवर। जैसे पाराना रिवर का नाम भी यूपीएससी ऑलरेडी पूछ चुकी है, कहाँ कहाँ से बहती है इन लैटिन अमेरिका। लेकिन यहाँ मैं बात कर रहा हूँ बोलीविया, चिली, पेरू, कोलंबिया, अर्जेंटीना, हॉन्डुरास, ब्राजील, Mexico, everyone is having pink tide. That is a leftist party in the last 2000 years. Last in early 2000, not 2000 years. Now my question to you is that name of the president match the following. यूपीएससी में तो ना सही, लेकिन किसी और एग्जामिनेशन में जरूर आ सकता है। और यूपीएससी में भी कुछ ना कुछ अगर ऐसा आ जाए स्टेटमेंट में तो कोई हैरानी मानने की जरूरत नहीं है। सो वी मस्ट नो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। अगर मैं आपसे एक बात कहूं कि हमारी इंक्रीमेंटल स्पेंडिंग में राइज हुआ है, इंक्रीमेंटल यानी स्टेप बाय स्टेप, तो इंक्रीमेंटल स्पेंडिंग कब होती है? जब या तो आपको पता हो वेर यू वांट टू स्पेंड मनी, जैसे फर्टिलाइजर्स में है, जैसे फूड सब्सिडी में है, जैसे पोस्ट कोरोना के बाद है, जैसे ये जो 8 लाख पोस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, ये सब इंक्रीमेंटल स्पेंडिंग के कारण है। बहुत सारे तो अकाउंटेबल भी नहीं होंगे बजट में, जैसे फूड सब्सिडी। इसकी वजह से क्या होगा? आपका फिस्कल डेफिसिट इनलार्ज होगा। एंड इफ द फिस्कल डेफिसिट इज enlarging, दैट मीन्स यू हैव टू अगेन रिवाइज द स्कीम, कि आपको देखना पड़ेगा व्हाट इज द लिमिट फॉर स्पेंडिंग। यानी एक्सपेंडिचर की जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, दैट यू हैव टू रिड्यूस इन अ सर्टेन वे, बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज लुकिंग फॉरवर्ड टू एडिशनल फंड्स फॉर होस्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग G20 समिट इन द नेक्स्ट ईयर ऑल्सो। सो उसके लिए चाहे 1000 कार मंगानी हो, चाहे उसके लिए सिक्योरिटी apparatus चाहिए हो, चाहे उसके लिए वर्क प्रिपरेशन करना हो, इनके लिए भी पैसा चाहिए आपको। तो एडिशनल स्पेंडिंग चाहिए। एडिशनल स्पेंडिंग अगर होगी तो फिजिकल स्पेस आपका कम हो जाएगा। So that is why there is a rise in incremental spending. Incremental spending. That is what I wanted to share with you so that you can understand the terms. फिजिकल डेफिसिट का जो है 37.3% जो है टारगेट का ऑलरेडी हो गया है। In actual terms, it is very high. In actual terms means fiscal deficit is rising. So government is committed to retain the fiscal deficit within the target of 6.4% of GDP. So that is what we can take away from here. ऐसा नहीं है कि वी आर नॉट गेटिंग द रेवेन्यू। आप बात करें जीएसटी की, आप बात करें यू नो अर्निंग थ्रू exports also, but then adding through exports and other things, it is becoming little hazy because it is not raising the level. Participatory notes क्या होते हैं? They are issued by registered FPIs to overseas investors who wish to be part of Indian stock market without registering themselves directly. So ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस को तो फॉलो करेंगे। सेबी का जो ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस है कि भाई क्या नॉर्म्स हैं, बट दे आर नॉट गोइंग टू रजिस्टर्स। तो पार्टिसिपेटरी जो फॉरेन पार्टिसिपेटरी जो इंस्टीट्यूशनल टर्म्स के अगर हम देखेंगे, एफपीआई को हम देखेंगे, तो वो इस तरीके से क्यों इन्वेस्ट करते हैं? ताकि वो चाहते हैं जितना देर हमें पैसा रखना है हम रखेंगे, जितना देर हमें रखना है हम नहीं रखेंगे। whenever they want they will put in, whenever they want they will take out. So it is called P notes. So FPI, it is like one way is uh, FDI, one way is FPI. तो ये बेसिकली हमें पता होना चाहिए। These things I have already discussed, so there is no need to go for it.
फाइन, देखिए आप भी अपने बारे में ऐसे कुछ सोच सकते हैं। क्या आपका ओपिनियन आपका अपना है? क्या वो आपको कॉम्प्रोमाइज अनडिटर्ड अनकॉम्प्रोमाइज और ब्रेव बनाता है? क्या आपका माइंड फ्यूल होता है राइट थॉट से? तो ये बहुत अच्छा एक इंडियन एक्सप्रेस की पोयम लगी मुझे, उनके आइडियाज लगे जिनको हम भी फॉलो करते हैं और चाहते भी हम भी फॉलो करें, बिकॉज नो बडी इज परफेक्ट एंड आइडिया इज नॉट टू बिकम परफेक्ट ऑल्सो। आइडिया जस्ट टू कन्वे द नॉलेज, आइडिया इज नॉट टू शो कि एकेडमिकली आप बहुत साउंड है। नो बडी इज देयर, एटलीस्ट आई डोंट क्लेम सो। बट द आइडिया इज दैट इन्फॉर्म्ड ओपिनियन होना चाहिए, तो उस ओपिनियन की हमारी कोशिश है। मैं आपको बता दूं, जो मैंने बात की उसकी आपके पी नोट्स की, पहले पीटी में डायरेक्ट पी नोट्स पर भी क्वेश्चन आ चुके हैं। तो अब आप देखिए, एक एक पॉइंट जैसे यहाँ लिखा है, जब जब ग्लोबल रिस्क बढ़ेगा तब तब इन्वेस्टमेंट थ्रू पी नोट्स बढ़ेगा। जब जब ग्लोबल रिस्क घटेगा, इन्वेस्टमेंट थ्रू पी नोट्स घटेगा। तो यानी कहने का मतलब है, पी नोट्स जो है एक तरीके से लेस स्टेबल तरीका है। पार्टिसिपेटरी नोट्स इज नॉट ए वेरी 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 लॉन्ग टर्म बेनिफिशियल प्रोसेस, बट देन ग्लोबल मार्केट ग्लोबल इकोनॉमी के साथ जुड़े रहने का वो एक तरीका है, उसका अपना वो है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर हम बात करें हमारे नए रोल मॉडल, हमारे नए सुपरस्टार, हमारे नए हार्ड वर्कर नीरज चोपड़ा जी की, तो नीरज चोपड़ा जी का कहना है कि जो मजा दोस्तों के साथ है, जो मजा फैमिली के साथ है, वो कहीं नहीं है। जो मजा बचपन से उन कोच के साथ टाइम स्पेंड करने में है, उनको फॉरेन ट्रिप्स दिलाने में, जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुंचाया, इसके अलावा मजेदार बात कुछ नहीं है। जो बात 10 किलोमीटर साइकिल चला के 10 साल की उम्र में थी और आज जहां तक पहुंचा हूं, तो मुझे सेटिस्फेक्शन है कि मैं उस समय चुपचाप नहीं बैठा। जो बात अकेले दौड़ने में है और मॉल जाके घूमने में और घर की चाय पीने में है, वो मजा कहीं नहीं। जो बात अपनी फैमिली के साथ खूब बातें शेयर करने में है और मेहनत करने में, वो बात कहीं नहीं है। जो मजा अपने कोच की बात मानने में है, उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करने में है, वो कहीं नहीं है। जो मजा पूरी मेहनत करने में है, लेकिन बात बात पे सिर्फ मुझे गोल्ड चाहिए ये सोचने में, वो मजा कहीं नहीं है। जो मजा घर में दिवाली मनाने में है, और जो मजा घर के खाना पराठे खाने में है, और जो मजा परिवार के साथ टाइम स्पेंड करने में है, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करने में है, वो मजा कहीं नहीं है। जो मजा यूरोप की प्राइवेसी के नाम के ऊपर, जो यूरोप में जो प्राइवेसी होती है, वो मजा भारत में सब लोगों के साथ मिल के है। जो मजा यूरोप में 15-12 साल का बच्चा खुद कमाने लग जाता है और अलग रहता है, वो मजा हमारे यहाँ पर परिवार के पूरी जिंदगी साथ बिताने में और पूरी उम्र बच्चा बन के रहने में है माता पिता के साथ, वो मजा कहीं नहीं। जो मजा कोच की सारी बात फॉलो करने में और कोच के डेडिकेशन को कभी क्वेश्चन ना करने में है, वो बात कहीं नहीं है। सो अमेजिंग आइडियाज ही हैज शोन, अमेजिंग टॉक ही हैज शोन, एंड ही इज अ रियल रोल मॉडल फॉर ऑल ऑफ अस। तो पुष्कर मेला आपको पता होना चाहिए। पुष्कर मेला देखिए, मैंने आपको एक छवि दिखाई, एक झांकी दिखाई, ये पुष्कर के मेले की छवि है। तो पुष्कर मेला जो है, अ, अभी 1 से 8 नवंबर तक बनाया जा रहा है राजस्थान में। पुष्कर मेला, पीटी में डायरेक्ट पुष्कर मेले पे तो चार स्टेटमेंट नहीं आएंगे, लेकिन पुष्कर मेला, उसके आसपास का कोई टेम्पल, उसके आसपास का कोई हेरिटेज स्ट्रक्चर, इस पे जरूर कुछ ना कुछ आ सकता है और हमें ध्यान देना चाहिए। सो मूविंग फर्दर फॉरवर्ड एंड टेकिंग अप वन बाय वन डिफरेंट न्यूज़पेपर आर्टिकल्स, सो दैट हम समझ पाए कि क्या हो रहा है और हमें क्या पकड़ना है। सो लेट्स गो विद द वन विच इज इम्पोर्टेंट। अगर मैं बात करूं बृहन मुंबई कॉरपोरेशन या बीएमसी की, जिसको हम बात करते हैं, तो बीएमसी कैग, एक कैग ने प्रोब के लिए ऑर्डर दिया, और कैग का कहना है कि देन द रिचेस्ट बीएमसी, जो बृहन मुंबई कॉरपोरेशन है, बीएमसी मस्ट बी अकाउंटेबल। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ऑल फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग पावर्स ऑफ बीएमसी वर गिवन टू म्युनिसिपल कमिश्नर अंडर द एपिडेमिक डिजीज एक्ट। और म्युनिसिपल कमिश्नर कौन होगा? आईएएस ऑफिसर होंगे। तो इकबाल चहल जी, अभी तक from May 2020 till date, he has been appointed, administrator, and और इन मार्च 2022 जब बीएमसी के हाउस का टर्म एंड हो गया, उसके बाद से एक एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट किया गया। So CAG has been there. So CAG is going to see that where the money has been spent, and uh, is everything done in a fair and transparent manner or not. The question is that corrective measures and action should be taken. It must not remain a paper inquiry.
Coming to the next point. Okay, this is also very, very important. Cleaning Central Railway's dirty tracks and stations. 40 ton of garbage is actually created every day. And garbage is basically used bottles, food packets like containers, wrappers, newspapers, paper packets, and leftover food. 40 tons of garbage, and this garbage is now sent to the local civic bodies like BMC, Thane Municipal Corporation, Kalyan Dombivli Municipal Corporation, and councils. And then it is, intensive cleaning is done when the train comes to halt at midnight, or during the day sweepers and mechanized cleaning is undertaken. तो अब ये जो है, बहुत सारे कम्यूटर जो है डंप वेस्ट कर देते हैं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन पे व्हेन दे रीच द डेस्टिनेशन. एंड जो सब अर्बन स्टेशन होते हैं, द वेटिंग टाइम फॉर 95% स्टेज पैसेंजर्स इज नॉट मोर देन 5 to 10 मिनट, इसलिए उनके पास टाइम ही नहीं है कि वो स्नैक खा पाए. तो ज्यादा टाइम, ज्यादा स्नैक, ज्यादा प्रॉब्लम. सो द पॉइंट इज दैट it is a part of Swachh Bharat Abhiyan, but then the how garbage is being created and disposed of, तो आप सोचिए पूरे इंडिया में कैसा होता होगा. And that is how we have to find solutions for the same. A record 20,000. What is this opening up? I don't want that. Yes, a record 20,000. 20,000 visitors have been there in the Garhwal Himalayas, which is the part of UNESCO World Heritage Site. 20,000 in just 5 months. तो आपको इस पे इकोलॉजी और एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव से हमेशा क्वेश्चन आता है, वैली ऑफ फ्लावर्स. सो वी मस्ट नो a little bit about its ecology, little bit about its environment, little bit about its, the kind of flora and fauna is there, and you will be on track. That is very, very important. It is a national park and has over 300 species of flowers, and was discovered by British mountaineer Frank S. Smythe. लेकिन ये मतलब थोड़ी ना डिस्कवर्ड मतलब कि उससे पहले वो था ही नहीं. होगा तो पहले भी, लेकिन उसके पीछे भी कोई कहानी होगी. तो हमें सोचना पड़ेगा कि यूपीएससी इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकती है कि नहीं पूछ सकती. And then let's again talking about the Morbi accident that we were talking about. So accountability must be there. As I already told you, there must be accountability. It is a symptom of crisis at the India's urban governance across India, which we want to say 55% of India's population live in areas with urban-like features. Urban-like features, बहुत important. World Bank ने ऐसा बोला. Urban-like features, urban नहीं, urban-like features. And high threshold to categorize an urban area. So reality is that India जो है वो increasingly towns में रहती है, not in villages. 74th Amendment Act, it is aimed to transfer urban planning from states to urban local bodies. But then do they have the control over urban infrastructure? Do they have control over finance? So municipal corporation जैसे Great Bengaluru Metropolitan, it share responsibility with the state government agencies. वो bureaucrat से head करती है, who are reporting to political executive. उससे क्या हुआ? Multiple chain of command आ गया, lack of accountability आ गया, corruption आ गया, और ये प्रोसेस रिपीट होता चला जाता है. फिटनेस सर्टिफिकेट्स इन इंडिया जो है वो तो माल लेने का तरीका है. Indian India's urban economies are growth engines. They generate huge revenues at all levels. Municipalities are exception. So municipalities are not given money by the state government. So municipal revenue is only 1% of GDP between 2008 to 2018. Municipal revenue South Africa में कितना है, Brazil में कितना है, around 6% and 7%. So accountability must be fixed. State government must be more, proactive and empowered. And then change will come only when voters demand accountability from the empowered urban bodies. Empowered urban bodies, not the state government. Empowered urban bodies are they are the real factors over here. So that is what I wanted to discuss with you. अगर मैं 4-5 पॉइंट की बात करूं कि जो ब्राजील में हुआ, सो ब्राजील में क्या हुआ? Bolsonaro, he also received 49% of vote. That is pretty big. So right-wing leader will remain powerful political center, and Bolsonaro's allies, they control Congress, which means Lula will be facing tough opposition. And second, he will have to control his complete left leanings, and he will become little center. Similarly, he has to become more pragmatic.
सिमिलरली ही विल हैव टू ब्रिंग लेबर रिफॉर्म बट नॉट कंप्लीटली। लेबर रिफॉर्म्स का मतलब वही है कि लेबर को ज्यादा पावर देना, लेकिन लेबर रिफॉर्म्स का मतलब आप अगर एक भाषा में कहें तो ये भी हो सकता है मार्केट को ज्यादा पावर देना। तो लूला इज गोइंग टू गिव मोर पावर टू द ट्रेड यूनियंस एंड द लेबर यूनियंस रादर देन द मार्केट। यही लेफ्ट और राइट का आपको फर्क पता होना चाहिए। जो गुण लूला दिखाएंगे वो लेफ्ट विंग के हो गए, जो गुण बोल्सोनारो को चाहिए थे वो सब राइट विंग के हो गए। अगर आपको ये पता है तो काम हमारा हो गया। ओके। सेकेंडली, post COVID economic recovery, that will be his challenge, definitely. Agriculture superpower, it was becoming, it will again start that powerful agriculture business lobby in Brazil. Okay. Then climate change. Yes, he will be more positive towards climate change. India has successfully engaged both Bolsonaro and also Lula. Brazil is part of Quad Plus, जिसके अंदर साउथ कोरिया और इजराइल भी हैं. That is for PT, I am telling you. Lula retains an image of India that is almost idealistic. वर्ल्ड लेकिन चेंज हो गया है. सो इंडिया इज हैज a challenging relationship with China. It is much closer to US and also keeping Russia on its side. लेकिन इंडिया ने लैटिन अमेरिका में बहुत कुछ इन्वेस्ट किया है. एंड इंडिया ब्राजील का इब्सा में था पहले फेथ, कलेक्शन ऑफ डेमोक्रेसीज अभी भी है. तो विदाउट चाइना एंड रशिया थिंग्स में नॉट मूव फास्टर. एंड इब्सा के फॉरेन मिनिस्टर्स मिले थे न्यूयॉर्क में. So this trilateral body of IPSA, India, Brazil, South Africa can revive again. G20 is a great opportunity for that. So let's see. But I have given you fair and quick ideas कि आप इंडिया ब्राजील रिलेशनशिप पे अगर क्वेश्चन आता है तो आप उसको कैसे टैकल करेंगे. Going to the next newspaper. We are talking about yes, BOT. A very very important article is here about BOT. क्या ये रिस्की है बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर मॉडल को रिवाइव करना? बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर, NHAI ने प्लान बनाया that it will award at least 8% of the targeted road development. It will be working through build operate transfer route. इकरा ने, इकरा इज अ क्रेडिट एजेंसी, उन्होंने पब्लिश किया that 120 बिल्ड ऑपरेट रोड जो प्रोजेक्ट है दे हैव डिफॉल्टेड इन द लास्ट डिकेड. उससे एनपीए कितना आया? 42,000 करोड़. इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अभी जो है रांची एक्सप्रेसवे लिमिटेड के जो प्रमोटर हैं उनकी 80 करोड़ वर्थ ऑफ एसेट्स को उन्होंने व्हाट आई शुड से अटैच किया, जिनका काम था 4 लेनिंग करना 163 किलोमीटर प्रोजेक्ट बिटवीन रांची एंड जमशेदपुर ऑन द चार्जेस ऑफ फ्रॉड एंड मनी लॉन्ड्रिंग. तो यानी फ्रॉड, मनी लॉन्ड्रिंग और फ्रॉड के चांसेस बीओटी में ज्यादा हैं क्या, ऐसा हम कह सकते हैं. यानी इस सारे के सारे उससे जो पीपीपी है विच पीक्ड इन 2011-12 व्हेन 95% ऑफ द प्रोजेक्ट्स वर अवॉर्डेड अंडर बीओटी, जो टॉल मॉडल है. आपने दिया और टॉल, जब तक टॉल से पैसा वसूल नहीं होगा लगेगा. अब लेकिन बहुत सारे इश्यूज बीच में है जिससे ये मॉडल फेल हो गया. कैसे? नाउ एनएचएआई इज अगेन ट्राइंग टू क्रिएट इंटरेस्टिंग बीओटी मॉडल. इससे फाइनेंशियल बर्डन जो आता है, जो एग्जिस्टिंग मॉडल है हाइब्रिड एन्युटी मॉडल एंड ईपीसी इंजीनियरिंग प्रोक्यूरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन मॉडल, इन मॉडल्स के अंदर जो हैवी कॉस्ट आती है उसको निगेट करने के लिए एनएचएआई इज अगेन गोइंग फॉर बीओटी मॉडल. 70% of the sample projects defaulted during operational phase only in case of BOT model, largely on account of lower than envisaged traffic and authority related issues. कि भाई इतना ट्रैफिक आएगा, इतना माल हम वसूल करेंगे, लेकिन वो कर ही नहीं पाए. बहुत सारे लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज विच वंस डोमिनेटेड बीओटी या तो बंद हो चुके हैं या उनका मार्केट साइज कम हो गया है. और अभी बहुत सारे फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज के लिए अभी भी केस चल रहे हैं. तो हम ऐसा क्यों करें? क्योंकि बैंकिंग सिस्टम पर भी बहुत ज्यादा फर्क आया उससे. क्योंकि जो पहले गलतियां की थी, जैसे रिस्क ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन स्टेज, उसको ढंग से नहीं देखा गया. फंडिंग टाइम से नहीं आ पाई. अप्रूवल इंक्लूडिंग एनवायरमेंटल क्लियरेंस टाइम से नहीं आई. टेरेन कंडीशंस, लोकल गवर्नमेंट जुडिशियल इंटरवेंशंस, ये सब इश्यूज आए. जैसे बिहार गवर्नमेंट कैंसल्ड ऑल द माइनिंग लाइसेंसेस
फोर्सिंग द कॉन्ट्रैक्टर्स टू प्रोक्योर कंस्ट्रक्शन मटेरियल फ्रॉम द नेबरिंग स्टेट्स, उससे कॉस्ट डबल हो गया। तो एनएचएआई प्रोटेक्ट करता है कंसेशनियर्स को लॉस के अगेंस्ट, डिलेज के अगेंस्ट, लैंड एक्विजिशंस के अगेंस्ट, लेकिन वो भी तो लास्ट में स्टेक होल्डर्स पे जाके इम्पैक्ट आएगा और फाइनेंशियल लॉस तो होगा ही होगा। प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन और जो उसका कैश फ्लो है वो बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, क्योंकि जो कंसेशन एग्रीमेंट है वो अलाउ करता है पार्शियल टोल कलेक्शन। अगर 75% का प्रोजेक्ट भी अगर रेडी हो गया देन यू कैन स्टार्ट कलेक्टिंग टोल। लेकिन अगर इससे भी ज़्यादा डिले हो जाए, जो बहुत सारे केसेस में हो भी जाता है, तो आप कुछ नहीं कर सकते। अब कॉस्ट ओवररन जो मैंने पहले बोला वो भी इस मॉडल में ज़्यादा है। कंसेशनर जैसे स्पेशल पर्पस व्हीकल्स हैं वो मिटिगेट करने की कोशिश करते हैं कॉस्ट ओवररन थ्रू फिक्स्ड प्राइस ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट विद काउंटर पार्टी, यानी कि अगली पार्टी जिससे आप काम करा रहे हैं उसके आपने उस साथ फिक्स कर दिया। अब फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट जो है इससे स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल मॉडल तो बन गया बैंक फंडिंग का, जब आपका प्रोजेक्ट एक स्पेशल पर्पस व्हीकल की तरह देखा गया। लेकिन अब ये भी अपने आप में डबल जेओपार्डी हो गई, क्योंकि पैसा तो दोनों जगह से आया, पैसा लगेगा। तो इसलिए बीओटी प्रोजेक्ट्स जो हैं, बहुत सारे स्पॉन्सर्स उनको बार बार फंड करने में ही मुश्किल समझते हैं कि पैसा कहाँ से लगाएं, क्योंकि जेस्टेशन पीरियड भी बहुत लंबा होता है। सिमिलरली एसपीवी बन गया, एसपीवी बनने के बाद आपने पेपर के ऊपर सारी चीज कर दी, लेकिन आप जब पैसा लगा के सारे के सारे प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, तो इसमें जो मल्टीपल हैजार्ड्स आते हैं वो आप कैसे सॉल्व करेंगे। यानी प्रोजेक्ट में शुरू से ही इनएडिक्वेट फाइनेंसिंग होती है। तो फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट आपने कर दिया, लेकिन पैसा तो आया ही नहीं, उससे बैलेंस शीट पे इम्पेक्ट आना शुरू हो जाता है। बैंक्स की आप डिफॉल्ट करना शुरू कर दोगे, बैंक की जो पेमेंट्स आपको करनी है, और बाद में प्रोजेक्ट और स्पॉन्सर दोनों का ही बंटाधार हो जाता है। ऐसे ही अगर मान लो बीयूटी से अगर आपका प्रोजेक्ट बन भी गया, ऑपरेशनलाइजेशन हो भी गई अगर आपके प्रोजेक्ट की, लेकिन रेवेन्यू शॉर्टफॉल हुआ, फिर आप क्या करेंगे। ट्रैफिक अगर उतना आया ही नहीं प्रोजेक्शन जितना किया गया था, एजम्पशंस अगर फ्लॉड हो गई, तो क्या करेंगे। फिर से फ्रिक्शन आएगा, और उसके बाद क्विक मोर्टेलिटी आ जाएगी लॉन्ग टर्म लोन की। लॉन्ग टर्म लोन भी आप दे नहीं पाएंगे, क्योंकि अल्टरनेटिव मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट भी पैदा हो सकते हैं, जैसे रेलवेज, चेंज इन यूजर प्रोफाइल, डेमोग्राफिक इकोनॉमिक प्रोफाइल, कैचमेंट एरिया, लोकल पॉलिटिकल कंडीशंस, नेचुरल कैलेमिटीज, चेंज इन लॉज। इससे भी तो रेवेन्यू जनरेशन का डायरेक्ट लेना देना है। पुअर मेंटेनेंस, पुअर मेंटेनेंस की वजह से भी कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाते हैं। तो अब इसका आप क्या करेंगे। सो देयर इज अ लोअर प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट रिवाइविंग फ्रॉम डिफॉल्ट स्टेज। एक फैक्टर क्या है, शॉर्टर लोन रिपेमेंट, और जब आप उसको कंपेयर करते हो लॉन्गर कंसेशन पीरियड से, तो लोन सेंक्शन किए जाते हैं आपके, मान लीजिए लोन सेंक्शन किए गए आपके 15 से 20 साल के या 25 साल के लिए, तो फाइनेंशिंग मॉडल के ऊपर स्ट्रेन रहेगा, बिकॉज एज आई टोल्ड यू लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड है, स्ट्रेन रहेगा। रोड प्रोजेक्ट्स के अंदर जो ट्रेडिशनल डेट रीस्ट्रक्चरिंग मैकेनिज्म है वो हमेशा काम नहीं करता, क्योंकि उसके लिए एक जो है आपको लगातार पैसा आने वाला सिस्टम चाहिए। जब एक प्रोजेक्ट एक बार रुक जाता है, तो सारे स्टेक होल्डर्स, चाहे फिर वो लेंडर है, चाहे फिर वो प्रोजेक्ट ओनर है, चाहे फिर वो कंसेशनियर है, सबको नुकसान होना शुरू हो जाता है। और लेंडर जिसने पैसा दिया है उसको सबसे ज्यादा फाइनेंशियल लॉस होता है, अराउंड 75%। तो इसीलिए बीओटी, अब तो आपने देखा होगा बहुत जगह टॉल भी हटा दिए जाते हैं। तो क्या ये जो मैंने अभी चैलेंजेस आपको बताए बीओटी मॉडल के, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर मॉडल के, अगर आप कंपेयर करो हाइब्रिड एन्युटी मॉडल जिसकी हम पहले बात की थी, या हाइब्रिड एन्युटी मॉडल, एचएएम, या फिर ईपीसी मॉडल, उस मॉडल में और जो हम मॉडल बीओटी की बात कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि क्या ये सारी प्रॉब्लम जो फंडिंग की हैं या स्टैग्नेशन की हैं या जो नॉन फाइनेंशियल इश्यूज हैं ये नहीं आएंगे। मेंस का एक सॉलिड क्वेश्चन बनता है, यदि आप इस आंसर को, इस क्वेश्चन को आप टेक्निकली रिलैक्स होकर अगर आप पढ़ते हो तो। दूसरी बात अगर हम कहें, इंडिया की एक्सटर्नल पेमेंट्स में जो वीकनेस है, एक्सटर्नल पेमेंट्स, सो यू मस्ट नो द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सटर्नल पेमेंट्स। जो इंडिया की एक्सटर्नल पेमेंट सिचुएशन है, उनका मेजर रोल है इंडिया के रुपी को डेप्रिशिएट करने में।
अगेन आई एम सेइंग एक्सटर्नल पेमेंट सिचुएशन, यानी कि इंडिया की जो एक्सटर्नल पेमेंट सिचुएशन है दे आर रिस्पॉन्सिबल। अब होती क्या है एक्सटर्नल पेमेंट सिचुएशन, ये आपको पता होनी चाहिए। इंडिया का जो ट्रेड है या इंडिया का जो करंट अकाउंट है, अगर वो बढ़ता जाएगा, वाइडनिंग होती जाएगी, ट्रेड डेफिसिट बढ़ता जाएगा, तो अपने आप एक्सटर्नल पेमेंट सिचुएशन इंडिया की खराब होती जाएगी। एक्सटर्नल पेमेंट्स, मैंने स्विगी से कुछ मंगाया तो वो मेरी लिए एक्सटर्नल पेमेंट्स होनी चाहिए। तो ऐसे ही सोचिए और अंदाजा लगाइए कि एक्सटर्नल पेमेंट्स आखिर होती क्या है। बहुत जगह आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, जगह जगह पढ़ा हुआ है, समझ के माइंड अप्लाई कीजिए, फिर हम बात करेंगे। अगर हम बात करें फ्यूचर गवर्नेंस मॉडल की, क्या है फ्यूचर गवर्नेंस मॉडल इंडिया की, अगर हम बात करते हैं 2047 तक, विवेक देब रॉय सर ने लिखा ये बात। तो इंडिया का इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट, इंडिया का डायनामिज्म, इंडिया की ग्रोथ प्रोफाइल, एवरीथिंग इफ यू कीप इन माइंड। या अगर हम बात करें ब्रिक्स की भी, तो ब्रिक्स ने 2003 में एज्यूम किया था कि इंडिया का एवरेज जो होगा 5.5% होगा जीडीपी ग्रोथ, लेकिन आज एस्पिरेशंस 5.5 ग्रोथ से बहुत ज्यादा है। 5.5 को आज कम माना जाएगा। सिमिलरली अगर आप बात करते हो इंडिया का पर कैपिटा इनकम विल बी $10,000, per capita income of $10,000 by 2047, and aggregate size of our economy will be 20 ट्रिलियन। तब इंडिया जो है आप लगा लीजिए अपर मिडिल इनकम कंट्री बन जाएगा। दैट इज व्हाट इज सेड बाय यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स आल्सो, दैट पॉवर्टी इज आल्सो डिक्लाइनिंग, बट इट आल्सो डिपेंड्स इन द चेंज इन द नेचर ऑफ पॉवर्टी। कैसी पॉवर्टी? बिकॉज ग्रोथ ऑफ बेसिक बेसिक नेसेसिटीज एंड सब्सिडीज, वो बताएंगे। मोर अर्बनाइज्ड, मोर फॉर्मल इंडिया, high level of self-employment, wage employment, and and it is a more digital India, more mobility, more migration, more portability, more socio-economic transition। वो नहीं जो अभी हमने कुछ चर्चा की बात की, वो सब बदल जाना चाहिए। Changes in the job market, shift to contractual and part-time work। लेकिन इन सब बातों में अगर आप देखोगे तो फिर फॉर्मलाइजेशन और सोशल सिक्योरिटी का क्या होगा? What kind of social security, what kind of formalization of economy we are talking about is a very very good and important question। गवर्नमेंट किस पे फिर स्पेंड करेगी? व्हाट लेवल ऑफ गवर्नमेंट शुड बी स्पेंडिंग? वह भी हमने बात की मोरबी के केस में। गवर्नमेंट रिसोर्सेज कैसे जनरेट करेगी, टैक्स और नॉन टैक्स? तो ये सारे डिबेट होने चाहिए। सिटीजन विल बिकम मोर डिमांडिंग, दे विल बी लेजिटिमेटली आस्किंग फॉर मोर ट्रांसपेरेंसी, मोर अकाउंटेबिलिटी, मोर अर्बनाइजेशन, मोर रिसोर्सेज, मोर गवर्नेंस, मोर एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स को बदलना पड़ेगा। सिर्फ फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं, ह्यूमन रिसोर्सेज भी। सिविल सर्विसेज का जो लोअर लेवल है उसमें भी बहुत सारे चेंजेस चाहिए। सो लिंक बिटवीन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड बेटर गवर्नेंस, जो मैंने अभी आपसे बात की, तो ये सब क्वेश्चंस मैं रेज कर रहा हूँ। पैसा कहाँ से आएगा, पावर किसके हाथ में होगी, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का रोल होगा क्या? इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नेंस पे क्वेश्चन किया जाएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन किया जाएगा, सोशल मीडिया के थ्रू भी क्वेश्चन किया जाएगा। 75 ईयर्स में जो गवर्नेंस सिस्टम रहा है उसको क्वेश्चन करके हम नए सिस्टम को क्रिएट करने की बात करेंगे। सो दैट इज व्हाट द आर्टिकल इज टॉकिंग अबाउट। पर आंसर्स नहीं है, सिर्फ क्वेश्चंस हैं। आंसर्स तो हमें खुद सोचने पड़ेंगे, हमें खुद लाने पड़ेंगे। रजनी पामे दत्त एक कम्युनिस्ट थे, इंडियन थे, जिन्होंने दो बुक्स लिखी, इंडिया टुडे इन 1940 एंड इंडिया टुडे एंड टुमारो इन 1955। सो बर्निंग इश्यूज ऑफ टुडे आर नॉट द बर्निंग इश्यूज ऑफ टुमारो। टाइम एंड टेक्नोलॉजी प्रोवाइड डिसरप्शंस एंड ऑल्टर लाइव्स इन ए वे वी डोंट नो। सही बात है। इंडिया के इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स बहुत ब्राइट हैं, यंग डायनेमिक एंटरप्रेन्योर पॉपुलेशन है, लेकिन द टॉर्च हैज पास टू ए न्यू जनरेशन ऑफ इंडियंस, द इंडिया ऑफ टुमारो। सही बात है, लेकिन जो मैंने बीच में बात की, ये जो मैंने आपसे बात की, चर्चा की, ये पॉलिटिकल साइंस की बात करो, चाहे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करो, चाहे फिर आप जीएस पेपर 2 की बात करो, सब जगह बहुत इंपॉर्टेंट बात आ जाती है। Coming to one of the most favorite discussions and most comprehensive discussion in the Hindu newspaper, let's talk about EWS quota। ओरिजिन क्या था? ओरिजिन रिजर्वेशन पॉलिसी का, टू क्रिएट ए लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर द मार्जिनलाइज सेक्शंस, जिनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है थ्रू बर्थ इनटू स्पेसिफिक कास्ट एंड ट्राइब ग्रुप्स। कितना अच्छा एग्जांपल दिया है। आपसे भी कोई पूछे
झट से आप सोशियोलॉजी में, पॉलिटिकल साइंस में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, एंथ्रोपोलॉजी में, साइकोलॉजी में आप बता सकते हो। हिस्ट्री में तो शायद डायरेक्टली क्वेश्चन की जरूरत ना पड़े। लेकिन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ रिजर्वेशन, इट हैज एक्सपेंडेड, more groups have come up, more debates are there, disputes are complex and legal, and implementation of reservation policy on the ground is reflecting different kind of ideas. That is why नए अगर हम उसकी बात करें तो ईडब्ल्यूएस कोटा की हम बात करें तो इट शोकेसेस द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डाइवर्ज आउटकम्स। क्योंकि इंडिया में तो रिजर्वेशन के दो फॉर्म्स हैं, एक है वर्टिकल रिजर्वेशन विच 2019 तक जो डिफाइन किया गया था सिर्फ SC ST और OBC के लिए, स्टिग्मेटाइज्ड एंड मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस। एक है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में कौन आएगा? जो जिसके अंदर सारी कैटेगरीज है। हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल था जो मैंने पहले बोला, ये हॉरिजॉन्टल, उसमें फीमेल आएंगे, उसमें उसमें पीपल विद डिसेबिलिटी आएंगे, डोमिसाइल आएंगे, ये सब आ जाएंगे। ये है आपका हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। जब वर्टिकल रिजर्वेशन सिस्टम जो है सोशल ग्रुप बेस्ड है, तो कोई इंडिविजुअल जो है डबल मल्टीपल वर्टिकल रिजर्वेशन के लिए एलिजिबल नहीं है। क्योंकि कोई भी इंडिविजुअल जो है मल्टीपल कास्ट या मल्टीपल ट्राइब ग्रुप्स का पार्ट नहीं हो सकता। फीमेल हो सकती है, फीमेल है, फीमेल को रिजर्वेशन है, लेकिन फीमेल जो है साथ में SC ST या OBC भी हो सकती है। ओके, तो वर्टिकल रिजर्वेशन इज सोशल ग्रुप बेस्ड, सो नो इंडिविजुअल वाज एलिजिबल फॉर मल्टीपल वर्टिकल रिजर्वेशन कैटेगरीज, उसके लिए एलिजिबल नहीं था, ये आप कह सकते हो। 103rd अमेंडमेंट आया 2019, पॉपुलर नोन एज 10% कोटा। उसके बाद उसने ऑल्टर कर दिया ओरिजिनल रिजर्वेशन के तरीकों को, क्योंकि उसने वर्टिकल रिजर्वेशन में स्पेस खोल दिया। उन ग्रुप्स को भी रिजर्वेशन मिला जो कि सोशल हायरार्की के हिसाब से हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में कहीं भी मैटर नहीं करते थे। तो ईडब्ल्यूएस का स्टेटस ट्रांजिएंट है, लेकिन सोशल ग्रुप्स का परमानेंट मार्कर है आइडेंटिटी का, ये बात सच है। तो इसीलिए इन प्रिंसिपल अगर आप कहो कि कोई भी इंडिविजुअल जो दो वर्टिकल रिजर्वेशन कैटेगरीज को मैटर करता है, जैसे कि आप शेड्यूल कास्ट भी कह सकते हो, ईडब्ल्यूएस भी कह सकते हो, तो इसलिए अमेंडमेंट ने क्या बोला? अमेंडमेंट ने बोला दोज हु आर ऑलरेडी एलिजिबल फॉर वन वर्टिकल रिजर्वेशन दे विल नॉट बी पार्ट ऑफ ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस सिर्फ जनरल कैटेगरी के लिए होगा, बात खत्म। तो यानी उनको एक्सक्लूड कर दिया। तो एक्सक्लूजन करने से क्या हुआ? उसको चैलेंज किया गया कोर्ट में, बिकॉज इट वायलेटेड इंडिविजुअल राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14, आर्टिकल 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जब लास्ट डे हियरिंग की हुई, अभी तो इस पर रिजर्वेशन पे अभी सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट नहीं आया है, बट वी आर जस्ट डिस्कसिंग एंड डिबेटिंग कि एक कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला आप क्यों नहीं ले आते। आप अमेंडमेंट को रिवोक मत कीजिए, लेकिन इसके इंटरप्रिटेशन की लैंग्वेज को चेंज कर दीजिए और SC ST OBC को इससे एक्सक्लूड मत कीजिए। यानी कि आप वर्टिकल रिजर्वेशन की जो कैटेगरीज है ना, उनको ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी से थोड़ा सा ओवरलैप कर दीजिए। अगर आप ओवरलैप करोगे, इससे और एम्बिग्यूटी आ जाएगी करंट लीगल फ्रेमवर्क में। जो इंदिरा सोहानी केस था 1992 में, उसके अंदर था कि कोई भी मेंबर जो रिजर्व कैटेगरी का है, वो तो ओपन कैटेगरी के लिए इंटाइटल्ड है। मैं SC हूँ, मैंने UPSC का एग्जाम दिया, मेरा टॉप रैंक आया टीना डाबी जी की तरह, तो मैं जनरल कैटेगरी की मेरे मेरिट में माना जाएगा और मुझे ओपन कैटेगरी की सीट दी जाएगी, ना कि मुझे SC कोटे की सीट दी जाएगी। दिस मीन्स दैट ओपन कैटेगरी पोजीशन जो है वो फर्स्ट मेरिट के बेस पे ही अलॉट हो जानी चाहिए। वर्टिकल रिजर्वेशंस की पोजीशन जो है शेल बी अलॉटेड टू एलिजिबल कैंडिडेट्स इन द सेकंड स्टेप। इसीलिए जितने हैं 105 रैंक ले आओ। जनरल कैटेगरी में अगर IAS मिल रहा है तो आपको मिल जाएगा, और OBC के तौर पे अगर आपको IAS मिलना है तो OBC भी मिलेगा, वहां आपको OBC बोला जाएगा, नहीं तो आपको जनरल माना जाएगा। दिस प्रोसीजर इज कॉल्ड ओवर एंड अबव चॉइस रूल। ओवर एंड अबव चॉइस, और ये जो है अ, उस चीज से डिस्टिंग्विश किया जाना चाहिए गारंटीड मिनिमम रूल। गारंटीड मिनिमम मतलब गारंटीड मिनिमम नंबर ऑफ पोजीशन तो फिल होंगी होंगी बेनिफिशियरी ग्रुप की, यानी कि अगर 25 OBC लेने तो 25 ही लिए जाएंगे, लेकिन बाकी OBC, चार और OBC लोग जो है वो मेरिट में ही आ गए जनरल में, तो फिर मेरिट की सीट खा जाएंगे वो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? लेकिन मिनिमम मेंबर तो आने ही चाहिए। मिनिमम मेंबर चाहे वो रिजर्व के थ्रू आए और चाहे फिर ओपन मेरिट की पोजीशन के थ्रू आए। तो वर्टिकल कैटेगरीज जिसकी हम बात कर रहे हैं, वर्टिकल कैटेगरीज, वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। यानी कि कोई भी मेंबर मल्टीपल वर्टिकल कैटेगरी का एक साथ मेंबर नहीं हो सकता। इसीलिए अगर इंडिविजुअल अगर दो वर्टिकल कैटेगरीज का एक साथ मेंबर होगा तो रिलेटिव प्रोसेसिंग जो होगी वर्टिकल कैटेगरीज की वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। कि भाई पहले उसमें किस बात को लोगे आप, सीक्वेंसिंग कैसे करोगे कि ईडब्ल्यूएस फर्स्ट, सपोज कीजिए ईडब्ल्यूएस फर्स्ट, यानी कहने का मतलब है कि ईडब्ल्यूएस पोजीशन आपने बाकी वर्टिकल कैटेगरी से पहले रख दी, यानी इमीडिएटली जो ओपन कैटेगरी आया उसके बाद आपने ईडब्ल्यूएस रख दिया।
तो यानी कि आप उसमें करंट इकोनॉमिक, अगर आप लिमिट में देखेंगे ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन में, तो मोर देन 98% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन विल क्वालिफाई फॉर दिट, बिकॉज ऑलमोस्ट एवरीबडी इज, एवरीवन इज एलिजिबल फॉर ईडब्ल्यूएस इन सम वे और अनदर। अगर ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन को पहले फिल करोगे तो आउटकम वही हो जाएगा कि ईडब्ल्यूएस पोजीशन आपने फर्स्ट ओपन पोजीशन की तरह आपने फिल कर दी, यानी ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन का कोई फायदा हुआ ही नहीं, क्योंकि रिचेस्ट एप्लीकेंट्स दे आर नॉट कमिंग फॉर ईडब्ल्यूएस, और रिचेस्ट तो फिर गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई भी नहीं करेंगे, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस के लिए जहां पर कोटा अप्लाई होगा। अब ईडब्ल्यूएस फर्स्ट की जगह आप ईडब्ल्यूएस लास्ट कर दीजिए, कि आप पहले सारे के सारे आपने पोजीशन भर दी, फिर आपने ईडब्ल्यूएस कोटा को भरा। ये भी इशू अराइज नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ऑल इंडिविजुअल्स विद इनकम लोअर देन ईडब्ल्यूएस, वो तो इक्वली एलिजिबल हो जाएंगे ईडब्ल्यूएस के लिए। आपने ईडब्ल्यूएस का जितना है 8 लाख का कोटा रखा, और आपने वर्टिकल रिजर्वेशन की जो बात कर रहे हैं हम, एससी एसटी ओबीसी, वो भी, उसके अंदर भी सारे लोग आ जाएंगे। तो जो सिस्टम है ईडब्ल्यूएस पोजीशंस का, एलिजिबल इंडिविजुअल्स का जिनका हाईएस्ट मेरिट स्कोर है, उनके हिसाब से होगा। लेकिन कुछ का मेरिट्स, कुछ का स्कोर इंडिविजुअल्स का एससी एसटी और ओबीसी में तो ज्यादा होगा, और वो अपने रिस्पेक्टिव कोटा में भी एडमिट किए जाएंगे। तो इसीलिए जो है, ये एक सीक्वेंसिंग की बात की गई। तो यानी कौन सी सीक्वेंसिंग बेटर है? पहले वाली जिसमें ईडब्ल्यूएस फर्स्ट है, दूसरे वाले जिसमें ईडब्ल्यूएस लास्ट है? क्योंकि आपने कहा है कि एससी एसटी ओबीसी तो एलिजिबल ही नहीं है। तो दैट इज वाई इट इज बीइंग जस्ट डिबेटेड। ये एक आर्टिकल जो आपको ये बताना चाहता है, पर्पस क्या है आर्टिकल का? ये बताने का कि दो रूट्स हैं, और जिन दोनों से पॉलिसी आउटकम बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। आप पेपर पे साथ में बना के देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ओवरलैप कर दोगे जब आप वर्टिकल रिजर्वेशन कैटेगरीज को, तो उससे और मेजर एम्बिग्विटी जो आती है सिस्टम में वो दिख जाएगी। ऑब्जेक्टिव ईडब्ल्यूएस का ये है कि भाई अगर ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको उसको करंट वर्टिकल रिजर्वेशन कैटेगरी के साथ जोड़ना है, देन ईडब्ल्यूएस फर्स्ट शुड बी अडॉप्टेड with the recognition that the sequencing will be effectively convert EWS into what are currently open category position। और अगर ऑब्जेक्टिव है कि मिनिमली, अगर ऑब्जेक्टिव ये है कि मिनिमली इंटरफेयर करना है अमेंडमेंट के साथ जो कि अभी है, देन ईडब्ल्यूएस लास्ट शुड बी अडॉप्टेड। उस समय रिकॉग्निशन क्या होगा कि ये सीक्वेंसिंग जो है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के फेवर में, फॉरवर्ड कास्ट के फेवर में जाएगी, क्योंकि इन दोनों रूट्स का इम्पैक्ट बहुत डिफरेंट होगा। तो देखने की बात यह है कि किस तरीके से उसको लिया जाएगा। अब फिर अगर मान लो आप जो करंट इनकम है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, अगर उसको आप चेंज कर दो, क्या ऐसा हो सकता है? तो ऐसा होगा तो बवाल हो जाएगा, पूरा कैलकुलस ही चेंज हो जाएगा पुअर का, सारे सोशल ग्रुप्स में, एससी एसटी ओबीसी में। तो रिच, जो रिचर है, मतलब एससी एसटी ओबीसी इंडिविजुअल्स, वो जो है एलिजिबल नहीं होंगे, उससे बिलो के एलिजिबल होंगे ऑब्वियसली। लेकिन इनकम लिमिट जो है वो पेंडोरा बॉक्स, इट विल ओपन ए पेंडोरा बॉक्स एज आई टोल्ड यू, तो इसलिए नहीं हो पाएगा। ये तो ऐसे ही रहेगा। देयरफॉर कोर्ट, लेट्स सी हाउ द कोर्ट इज गोइंग टू डू दैट विदाउट एनी लूप होल्स। जो क्वेश्चन ये है कि एससी एसटी ओबीसी को ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाला जो कोटा है, वो भी तो वीक है इकोनॉमिकली वीकर, तो उनको क्यों आपने अलग कर दिया? तो हमने उस चर्चा की बात की। देयर शुडंट बी एनी एम्बिग्विटीज, देयर शुडंट बी एनी लूप होल्स, देयर शुडंट बी एनी लॉन्ग डिलेज इन फिलिंग पोस्ट्स, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इज वन ऑफ द की थिंग्स। सो जुडिशरी नीड टू कीप इन माइंड जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन रिजर्वेशन में क्या आखिर रखा जाए। जो एस सी एस टी ओबीसी हैं, उनके बाद का 10% कैसे करेगा? द क्वेश्चन इज दैट, सोचने वाली बात ये, दैट इज व्हाट इज बीइंग डिस्कस्ड, एंड दैट इज व्हाट वी हैव आल्सो ट्राइड टू डिबेट, दो इन ए वेरी बेसिक मैनर। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो एक बार फिर से आर्टिकल को ध्यान से धीरे धीरे पढ़िएगा, और अगर रिलेवेंट क्वेश्चन हो तो प्लीज डू आस्क मी। सेकेंडली, फ्रॉम हिंदू ओनली आई एम टॉकिंग अबाउट, जब हम बात करते हैं सीएए की, तो भाई बात ये आती है कि जब आप सबकी बात कर रहे हैं, जब आप सबकी बात कर रहे हैं, तो फिर आप तमिल ओरिजिन, जो तमिल, जो इंडियन ओरिजिन तमिल है, उनकी आप बात क्यों नहीं कर रहे? This is what the article talks about. There are about 30,000 Sri Lankan refugees and Sri Lankan Tamils living in India. So Union government is making a case before Supreme Court to extend citizenship to Indian origin persons from Pakistan, Afghanistan and Bangladesh seeking asylum in India. Why it is not talking about the rightful pathway to citizenship of Indian origin Tamils? That is what the article is talking about, because article says that already the court in India, it has distinguished between Indian origin Tamils and Sri Lankan Tamils, and then it has said that कि इतने लंबे समय का जो स्टेटलेसनेस है इंडियन ओरिजिन तमिल्स की, इट इज ऑफेंडिंग देयर फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. So Union government must have the power, it is having the power to relax
rules to confer citizenship on the humanitarian ways and so on to the इंडियन ओरिजिन तमिल्स। तो अगर आप सीए के थ्रू बात करते हैं कि उनको दी जानी चाहिए अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, तो वो फिर श्रीलंकन तमिल्स को क्यों नहीं? दैट इज व्हाट द आर्टिकल इज टॉकिंग अबाउट, एंड इट्स अ वेरी प्रोएक्टिव स्टेप। हमें सोचने की बात है कि भाई हाँ, ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। Now, before we wind up, the last but not the least, a very important article in the Financial Express which is talking about integration, यानी integrated utility services facilitated by technological convergence। इससे हमारी वे ऑफ लिविंग इंप्रूव होगी, स्पेशली अर्बन लिविंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। आज हमने बहुत इस चर्चा पे हमने बात की है, क्योंकि जो क्वालिटी ऑफ लिविंग इंडेक्स है, मर्सर्स क्वालिटी ऑफ लिविंग इंडेक्स, उसमें हैदराबाद इज एट द टॉप ऑफ इंडियन सिटीज, एंड ग्लोबल रैंक उसका 143, पुणे एट 144 एंड दिल्ली एट 162। तो ईज ऑफ लिविंग एनालिसिस बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स जो है, उन्होंने नेशनल एवरेजिंग स्कोर निकाला है 53.5 और 111 स्मार्ट सिटीज। तो ये जो रिलेटिव अंडर परफॉर्मेंस है सिटीज का, इससे सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कॉस्ट सिटीजन्स को देनी पड़ती है, फैमिलीज को, इंडिविजुअल को, सोसाइटीज को। तो कैसे हो सकता है? तो इंटीग्रेटिंग की कंस्ट्रेंट क्या है? पुअर क्वालिटी ऑफ यूटिलिटी सर्विसेज, यानी लेस देन थर्ड ऑफ द 4500 सिटीज हैव कनेक्टेड, क्योंकि उनका टॉयलेट ही सीवेज से जैसे नहीं जुड़ा हुआ है, वेस्ट एंड ड्राई वेस्ट का सेग्रीगेशन ही कुछ नहीं है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पुअर है, ट्रीटेड पाइप वाटर ही नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है ढंग से। सेकंड, करंट क्वालिटी ऑफ यूटिलिटी और अदर सर्विसेज एंड कस्टमर एक्सपेक्टेशन में बहुत फर्क है, इसलिए कस्टमर का कोई बैकअप ही नहीं है। अर्बन प्लानिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डिलीवरी इंटीग्रेटेड ही नहीं है, उससे कॉस्ट फ्रैक्चर बढ़ जाता है। बैंडेज अप्रोच है हमारे काम करने में, जो अभी हमने मोरबी के केस में भी देखी। फिर हम जो है इलेक्ट्रिसिटी जो स्टेट एंटिटीज देती हैं, और वो हम पढ़ चुके हैं कि कैसे वो किस तरीके से बहुत जगह जो प्राइवेट नहीं है, वो कितना उनके बर्डन है, कितना उनके ऊपर डेट है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है वो बर्डन ऑफ लिविंग यानी के थ्रू जाता है, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं, रोड्स हैं, पाइप्स हैं, ब्रिजेस चलते ही रहते हैं। जैसे दिल्ली की अगर आप बात करो तो रिसोर्स एंड एनर्जी कंजर्वेशन एम्फसाइज नहीं है, इसीलिए आप जो है वाटर हार्वेस्टिंग, रिसाइकलिंग, कंस्ट्रक्शन, डिमोलिशन, प्रोएक्टिव डेवलपमेंट, ये बहुत कम है। फिर उसके बाद जो है इंटीग्रेटेड अप्रोच सारे सेक्टर्स का नहीं है, जैसे मैंने आपसे बोला। इंटीग्रेटेड अर्बन प्लानिंग, यूटिलिटीज का कनेक्शन वो नहीं है। जैसे मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी बना, बेंगलोर मेट्रोपॉलिटन रीजनल अथॉरिटी बना, लेकिन उससे भी ज्यादा एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच चाहिए, सो दैट इलेक्ट्रिसिटी, टेलीकॉम, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, नेचुरल गैस, इट शुड बी इंटीग्रेटेड। मास्टर प्लानिंग इज रिक्वायर्ड, जो कि हो नहीं पा रही है, की नहीं गई है। टेक्नोलॉजी कन्वर्जेंस अक्रॉस इलेक्ट्रिसिटी, टेलीकॉम, गैस एंड ट्रांसपोर्ट, वो होना चाहिए, उससे नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी। फॉर एग्जाम्पल पावर डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर एग्जाम्पल हाई डिस्ट्रीब्यूशन लॉस नहीं होने चाहिए, एक्सीडेंट मस्ट बी रिड्यूस्ड। एंड देन हायर कैपिटल कॉस्ट जो लगती है किसी भी सिटी के अंदर, वो जो है उसका इस तरीके से रेडियल अप्रोच होना चाहिए दैट टाउन्स एंड पेरी अर्बन एरियाज मस्ट आल्सो ग्रो। नेटवर्क ऑफ अंडरग्राउंड एंड कॉन्सिक्वेंट बेटर क्वालिटी एक्सपेंशन होना चाहिए, जैसे दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा एंड ऑल दैट। सो अंडरग्राउंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि हम 2047 तक की बात करते हैं। प्लम्बिंग ऑफ अर्बन प्लानिंग एक ओवरऑल चाहिए उसके अंदर। पोजीशन जो वेकेंट है अर्बन प्लानिंग में, उनको आप खत्म कीजिए, बंद कीजिए, फटाफट उनको फिल कीजिए। फॉर्मल स्ट्रक्चर्स डेवलप कीजिए, एम्पावर्ड कमिटीज एंड बिल्ड कैपेसिटी इंस्टीट्यूशंस की बढ़ाइए। 74th अमेंडमेंट की हमें अभी हमने बात की थी 5 मिनट पहले, उसकी हम चर्चा दोबारा कर रहे हैं कि उसका रोल प्ले और लेके आइए, पॉलिटिकल विल पावर को लेके आइए, इनेबलिंग पॉलिसी लाइए, ब्रॉड रोड मैप बनाइए। तो आई थिंक दीज आर वंडरफुल एग्जाम्पल्स, पेपर वन एंड इन ज्योग्राफी ऑप्शनल वन कैन डेफिनेटली पिक दिस अप and definitely talk about it, because these ideas are very very important for geography paper 2, general studies paper 1, even general studies paper 3 की अगर हम बात करें। so many beautiful terms and ideas have been there, and सच है, इसको आप स्क्वीज करते ही आप मेंस का आंसर लिख सकते हैं। तो मैंने एक कोशिश की आपके साथ, सही गलत किसी भी तरीके से आप समझिए उसको, आप तक कुछ बातें लाने की। डू रीड
एंड डू अंडरस्टैंड दीज आर्टिकल्स कॉम्प्रिहेंसिवली, देन ओनली यू विल बी एबल टू मेक सेंस आउट ऑफ इट, क्योंकि हर जगह हर चीज को फैला के बताने का समय नहीं है। इसीलिए आप तक मैं लेके आया, ताकि आप 2 कदम और आगे चल सको। कोई भी डाउट, कोई पॉइंट, प्लीज डू शेयर विद मी। विशिंग यू ऑल द बेस्ट। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कीप ऑन रिविजिटिंग एंड रिवाइजिंग एंड टेकिंग दीज की थिंग्स आउट, क्योंकि स्टैटिक पोर्शन के अलावा जब आप ये भी करेंगे तो आप पक्के पक्के तरीके पर आप बहुत आगे पहुंच पाएंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।